सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है वन शॉट रिवीजन सेशन फॉर सीए फाउंडेशन लॉ के रिगार्डिंग, और उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सोगा का यूनिट 3। बहुत सारे बच्चों से मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे थे कि सर हमें यूनिट 3 के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल रिवीजन का ये वीडियो आज यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करने जा रहा हूं, जिसके मदद से अगर आप पढ़ेंगे इसके अंदर 100% टॉपिक कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। बस आपको एकदम इज्जत दे शिद्दत से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। आप आईसीआई के मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं, या आप मेरे चार्ट बुक अगर आपके पास है तो आप चार्ट बुक को भी रेफर कर सकते हैं। चार्ट बुक को अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो आप igsir.in के ऊपर जाके चार्ट बुक को बाय कर सकते हैं, और हमारे क्वेश्चन बैंक को भी बाय कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑल रिवीजन सेशन, क्यूएनए सेशन और जितनी भी हमारी टेस्ट होती है, ये आपको एक लिंक के ऊपर मैंने अवेलेबल करवा दिया हूं। आपको करना कुछ नहीं है, क्रोम के ऊपर जाना है और टाइप कीजिएगा बेटा स्मॉल में bit.ly/ig sir live। क्या कहा मैंने, बोलो bit.ly/ig sir live स्मॉल में डालिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगी। सीए फाउंडेशन टैब में जाइए, यहाँ पे देखो पूरे रिवीजन सेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन है, यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है, यहाँ पे बेटा एमटीपी के सेशन है। फिर इसके अलावा और एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस मैंने करवाया वो है इसके अंदर। सब कुछ आपको एक लिंक के ऊपर मिल जाता है, तो आप जरूर से इसको चेक कर सकते हैं, ये लिंक को, दैट इज bit.ly/ig sir live। अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच को बाय कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट बहुत पास है, अटेम्प्ट को ज्यादा समय नहीं है, 1.5-2 महीना ही बचता है, तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए जा सकते हैं, जहां पे 90 आवर्स के अंदर मैंने 100% कंटेंट को कवर किया हो। और रेगुलर बैच के अंदर तो बहुत डिटेल में कवर किया जाता है, पर ये एग्जाम से जब एग्जाम को 3-4 महीने बचे हो तब रेगुलर बैच वगैरह को आप देख सकते हैं, राइट। ये दोनों बैचेस ultimatca.com के ऊपर अवेलेबल है, जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। आप हमारी चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप igsir.in के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे किताबें दिख जाएंगी। तो igsir.in के ऊपर जाना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे चार्ट बुक भी अवेलेबल है और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। ये जो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक है, देखिए ये चार्ट बुक है और उसके बाजू में क्वेश्चन बैंक है बेटा, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक। तो चार्ट बुक में 140 पेजेस में पूरे सीए फाउंडेशन का लॉ हमने समराइज करके रख दिया है, और क्वेश्चन बैंक के अंदर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के जितने भी सवाल है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जरूर से इसको चेक कर सकते हैं क्या, यस सर आप चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन की ओर। एंजॉय कीजिएगा सेशन को, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ सब कुछ पूरा 100% कवरेज मैंने कराया हो, और जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, राइट। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और ऐसे अमेजिंग सेशंस को आप लोगों के लिए प्लान करने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो को लाइक करना एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। चलिए दोस्तों, फटाफट आ जाएंगे सारे के सारे लोग, और हम लोग आज यहाँ पे क्या चालू करने वाले हैं सर, आज हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग सर, हम लोग सोगा को पढ़ रहे थे, और सोगा के अंदर हम लोग किससे चालू करेंगे, सोगा के यूनिट नंबर 3 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी आपको आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन अभी तक शेयर नहीं किया हूं, जब मैं शेयर करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, यस। चलिए तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके साथ कि ये यूनिट किसके रिगार्डिंग बात करता है, तो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग बात करता है। किसके रिगार्डिंग बात करता है, बोलो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि कब एक व्यक्ति ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है गुड्स के अंदर की। मतलब क्या, कि जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ, मान लीजिए मेरे पास इस फोन की ओनरशिप है, और मैं इस फोन की ओनरशिप को अगर आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रूल्स है, क्या उसके लिए कंसिडरेशन है, कौन से बातों को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा जब मैं इस तरीके से ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले है, ठीक है। चलिए सर, देखो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला बोला जा रहा है रिस्क प्राइमा फेसिए ट्रांसफर्स विद द प्रॉपर्टी। बोला जा रहा है, बोलो, रिस्क प्राइमा फेसिए ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है, और सेलर क्या कर रहा है, बायर को बेटा गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है,
प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी। ये आपको पता है क्या होता है, अपन ने यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा है। तो सेलर अगर गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बायर को, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो गुड्स के अंदर की रिस्क है बेटा, वो रिस्क भी क्या हो जाती है, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाती है बायर के पास। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल सेलर ने बायर को बेटा 6 तारीख को गुड्स दिया। अब 8 तारीख को क्या होता है, भूकंप आ जाता है और वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं। तो मुझे बताइए, अगर 8 तारीख को गुड्स डैमेज हुए, तो ऐसे सिचुएशन में डैमेज से होने वाला नुकसान कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा। क्यों, क्योंकि बायर कौन माना जाता है, ओनर माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि रिस्क जो है ये नॉर्मली प्राइमा फेसिए मतलब प्राइमरीली प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर हो जाती है। जहां पे गुड्स जो है अगर वो लॉस्ट या डैमेज हो जाते हैं, तो बर्डन ऑफ लॉस या डैमेज किसको बॉर्न करना पड़ेगा, जो व्यक्ति ओनर है बेटा, समझना, जो भी व्यक्ति ओनर होगा ना, वो व्यक्ति को बर्डन ऑफ लॉस को उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, वो व्यक्ति को बर्डन ऑफ लॉस, जो भी नुकसान होने वाला है उस नुकसान को बेयर करना होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। समझे क्या, क्या पहला पॉइंट आप समझ गए क्या। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है रिस्क ट्रांसफर्स विद द प्रॉपर्टी। क्या कहता है बोलो, रिस्क ट्रांसफर्स विद द प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि प्रॉपर्टी के साथ साथ जो रिस्क होता है बेटा, क्या वो भी ट्रांसफर हो जाता है क्या, हाँ सर वो भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला बात करेंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सर ये जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कब पास होती है, तो देखो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। रिस्क इन द गुड्स इज द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ सेलर, दो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर्स पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं ये कि मान लो अगर ये फोन है और फोन की ओनरशिप अगर मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, तो हो सकता है शायद फोन जो है ना वो मेरे पास पड़ा हो बेटा, यानी कि फोन का पोजीशन मेरे पास हो, बट क्योंकि फोन के अंदर की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा आपके साथ कि रिस्क भी किसका होने वाला है, रिस्क भी आपका होने वाला है। किसका रिस्क होने वाला है बोलो, आपका। मतलब सर मुझे एक बात बताएंगे, सर इतना अपने को समझ में आ रहा है कि गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी जिसके पास होती है वो व्यक्ति ओनर माना जाता है। सर पोजीशन से कोई फर्क पड़ता है क्या, मुझे एक बात बताइए, क्या पोजीशन से कोई भी फर्क पड़ता है क्या। मैं आपको बता दूं पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने बोलो, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर कि पोजीशन किसके पास है गुड्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है कि ओनरशिप किसके पास है। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास ओनरशिप है, वही क्या बेयर करता है बेटा, वही लॉस को बेयर करता है। कौन बेयर करता है बोलो, वही लॉस को बेयर करता है। समझ गए क्या, यस ओके। अब देखो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कहा मैंने बोलो, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और दूसरा इंटेंशन ऑफ पार्टीज। पहला क्या है बेटा कि गुड्स कब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिस समय गुड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी। और दूसरा पार्टीज कब चाहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, यानी कि अगर पार्टीज 10 तारीख को चाहते हैं तो 10 तारीख को होंगी, पार्टीज आज चाहते हैं तो आज होंगे। समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब मैं कहना चाहता हूं दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्या क्या डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स है। पहला क्या है बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स है। और दूसरा क्या है बेटा, इंटेंशन ऑफ पार्टीज है। दूसरा क्या है बोलो जल्दी से, इंटेंशन ऑफ पार्टीज है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अब मुझे अनएसर्टेन गुड्स क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है अनएसर्टेन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकती बायर को जब तक क्या नहीं हो जाता बेटा, जब तक वो एसर्टेन नहीं हो जाते। मतलब अगर मान लो मैं बहुत सारे स्टॉक में से गुड्स को बेचने का वादा करता हूं, तो जब तक स्टॉक में से गुड्स को मैं अलग नहीं करता, क्या इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है क्या, नहीं सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी। मतलब गुड्स का एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता हूं। मतलब बायर को केवल और केवल तब मिलेंगी बेटा ओनरशिप, क्या कहा मैंने बोलो, बायर को ओनरशिप केवल और केवल तब मिलेंगी जब गुड्स क्या होंगे, स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड होंगे। क्या होंगे बोलो जल्दी से,
गुड्स जब स्पेसिफिक और असर्टेन होंगे तब सामने वाले व्यक्ति को ओनरशिप मिलने वाली है। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है पार्टीज कब चाहते हैं। जो पार्टीज है ना बेटा, वो आपस में कब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो उस समय अपन लोग कहेंगे, जैसे मान लो पार्टीज डिसाइड करती है कि 10 तारीख को ओनरशिप ट्रांसफर होंगी तो 10 तारीख को होंगी। पार्टीज डिसाइड करती है 7 तारीख को होंगी तो 7 तारीख को होंगी। पार्टीज डिसाइड करती है कि 15 तारीख को ओनरशिप ट्रांसफर होंगी तो 15 को ओनरशिप ट्रांसफर होंगी। मतलब पार्टीज का इंटेंशन कब है, कब चाहती है पार्टीज की ओनरशिप ट्रांसफर हो, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है क्या। यस सर, ठीक है। चलिए देखो क्या, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर एट सच टाइम एज पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू ट्रांसफर। मतलब क्या, प्रॉपर्टी या ओनरशिप तब ट्रांसफर होंगी बेटा जब पार्टीज का इंटेंशन होगा ट्रांसफर करने का। फर्दर सेक्शन 19(2) क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, हमको टर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को अपने को देखना पड़ेगा। क्या, यस सर, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। क्या कहा मैंने, बोलो, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को अपने को देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। मतलब पार्टीज आपस में कब चाहती है ये पता चलेगा, उनके बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस प्रकार का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फटाफट पेज 1 को गो थ्रू करो, जल्दी से पेज 1 को गो थ्रू करो, फिर मैं अगले पेज के ऊपर चलता हूं। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी से पढ़ो, होने के बाद डन लिखो, एकदम इजी। पहला तो बोला कि प्रॉपर्टी के साथ रिस्क ट्रांसफर होती है, फिर अपन ने बोला कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना दो बेसिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि गुड्स आइडेंटिफाई कब हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, एज सर्टेन गुड्स के अंदर ही केवल और केवल ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरा, पार्टीज का इंटेंशन कब है, मतलब पार्टीज कब चाह रही है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। अगर वो 10 तारीख को चाह रही है तो 10 तारीख को ट्रांसफर होगा, 7 को चाह रही है तो 7 को, 15 को चाह रही है तो 15 को। समझ गए क्या। यस। चलो सर, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग रूल्स को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, बोलो जल्दी से। सर अब हम लोग पढ़ने वाले रूल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। रूल्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे रूल्स है बेटा जिसके रिगार्डिंग अपन लोगों को क्या करना है, जिसके रिगार्डिंग अपन लोगों को पढ़ना है कि प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसके अंदर, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है अपने को, किसके पास से, सेलर के पास से। किसको ट्रांसफर करना है, बायर को ट्रांसफर करना है। किसको करना है, बोलो, बायर को करना है। तो ऐसे केस में कि अगर हम लोग सेलर से बायर को गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन से रूल्स लगेंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बोलो, कौन से रूल्स लगेंगे, मतलब कौन से ऐसे रूल्स का हमें फॉलो करना होगा जिसकी मदद से हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी सेलर से बायर को। ठीक है ना। चलिए सर, आप समझ रहे हैं टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो देखो, कुछ मैं आपको ऐसे प्राइमरी रूल्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है अगर सेलर से बायर को गुड्स बेचा जा रहा है तो। ठीक है। जैसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। मतलब क्या बोल रखा है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहां पे गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो इनका कहना है कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी, जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। क्या होगा, बोलो जल्दी से, पार्टीज का जब इंटेंशन होगा। और इंटेंशन कैसे पता चलेगा,
इंटेंशन पता चलता है सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के ऊपर, मतलब क्या कि दो पार्टीज में आपस में क्या केस है, क्या सर्कमस्टांसेस है, माहौल क्या बन रहा है, उस माहौल के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। क्या कहा मैंने, बोलो, उस माहौल के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। तो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाएंगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये कैसे ट्रांसफर की जाएंगी, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। ये माहौल आपको सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक की सैर कराता है। देखो क्या क्या कहता है समझना। सबसे पहला, स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में है। क्या कहा मैंने, बोलो, स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में है बेटा। मतलब क्या, मतलब ये बोल रखा है यहाँ पे, सुनो। चलो, पहला मैं बात करूंगा सेलर के बारे में और मैं यहाँ पे बात करूंगा बायर के बारे में, ठीक है। यस, अब ध्यान दो। सर, सेलर ने बायर को क्या बेचना है, मान लो मोबाइल बेचना है। क्या बेचना है, बोलो, मोबाइल बेचना है। मुझे एक बात बताइए, मोबाइल भी बायर और सेलर का डिसाइड हो चुका है कि व्हाइट कलर का हम लोग क्या खरीदने वाले हैं, व्हाइट कलर का हम लोग आईफोन खरीदने वाले 256 GB जिसका इंटरनल मेमोरी है। बायर और सेलर ने आपस में मिलके ये फोन भी डिसाइड कर लिया है, मतलब जो पेटी पैक फोन है वो भी डिसाइड कर लिया है। तो अब आप लॉजिकली सोच के देखो बेटा, क्या ये जो मोबाइल फोन है, क्या इसके अंदर सेलर को कुछ ऐसा करना है क्या जिसके कारण ये जो फोन है वो काम करना चालू कर देंगे? क्या सेलर को बैटरी जोड़ना है, या सेलर को कुछ स्क्रीन चिपकाना है, या सेलर को कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ये जो मोबाइल फोन है बेटा, ये क्या पेटी पैक पीस पहले से ही आता है क्या? हाँ। मतलब क्या ये डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऐसे पोजीशन में होना कि बस मैं सामने वाले को डिलीवरी करूं तो वो इसका इस्तेमाल चालू कर सकता है बेटा, ठीक है। तो मोबाइल फोन डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? हाँ। तो मैं क्या कहूंगा कि सर, अगर स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो किसमें है, जो डिलीवरेबल स्टेट में है, जो किसमें है, बोलो, जो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? सर, इस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर होती है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। क्या कहा मैंने, बोलो, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया उस समय मैं कहूंगा आप लोगों के साथ, क्या कहूंगा, कि सेलर ने मोबाइल की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है किसको? बायर को। किसको, बोलो जल्दी से, बायर को। तो बड़ा सिंपल सा। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये जो अपनी बॉटल है बेटा, ये भी डिलीवरेबल स्टेट में है। तो मैं कहूंगा जिस समय आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इस बॉटल को बेचने के लिए, उसी समय इस बॉटल के अंदर की प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? आपकी हो जाती है। किसकी हो जाती है, बोलो, आपकी हो जाती है। समझ गए क्या? क्या पहला पॉइंट एकदम सिंपल सिंपल, बोलो 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 मेरे को, है ना। यस, देखो, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, the property in goods, the property in goods passes to the buyer when the contract is made। मतलब मैंने क्या कहा, गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बायर को, कब? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है बेटा, उस समय, ठीक है ना। इफ एंड इट इज इमटेरियल, और ये इमटेरियल है, फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या फर्क नहीं पड़ता? पेमेंट ऑफ प्राइस किया है या डिलीवरी सामने वाले की है या नहीं की है, मतलब पेमेंट से और डिलीवरी से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता। गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी क्या सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएंगी क्या जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है? हाँ सर, उस समय ट्रांसफर हो जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? मुझे बताओ ना, किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। देखो, सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। क्या कहा मैंने, बोलो सर, स्पेसिफिक गुड्स है जिसको अपने को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, जिसको अपने को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लाना है, मतलब स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो क्या, सुनो, मैं बात करूंगा सेलर के बारे में और यहां पे बात करूंगा मैं बायर के बारे में। ये बायर ने ना बेटा सेलर से सीपीयू खरीदा है। क्या खरीदा है, बोलो, सीपीयू। और सीपीयू के अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया है कि मुझे 5 TB इंटरनल मेमोरी चाहिए, मुझे 8 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए। समझ रहे आप बात को? और ऐसे अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। बायर ने सीपीयू की कंडीशन दिया, सेलर ने कहा ठीक है, मैं आपको ये सीपीयू बना देता हूं। सेलर क्या करता है बेटा, सेलर बायर से कहता है आप शाम में आना, मैं सीपीयू को रेडी रखूंगा। अब समझना, सेलर क्या करता है,
शाम तक ये सीपीयू को यानी कि पीसी को रेडी करके रखता है। क्या करके रखता है बोलो जल्दी से? शाम तक इस सीपीयू को पीसी को रेडी करके रखता है। समझ रहे आप बात को? यस, एकदम टकाटक मस्त रेडी करके रखता है। तो मुझे एक बात बताइए, इस सीपीयू की ओनरशिप कब जाएंगी बेटा बायर के पास? सर इस सीपीयू की ओनरशिप तब जाएंगी बायर के पास जब बायर शॉप में आएगा और बायर अपने आंखों से किसको देखने वाला है? सीपीयू से देखने वाला है। और बायर को पता चलता है कि हाँ सीपीयू जो है ना ये डिलीवरेबल स्टेट में है। किसमें बोलो जल्दी से? डिलीवरेबल स्टेट में। मुझे एक बात बताओ, सुबह सुबह जब मैंने ऑर्डर दे के आया तब सीपीयू डिलीवरेबल स्टेट में था क्या? नहीं, तब तो उसके पार्ट्स अलग अलग थे बेटा, है ना। लेकिन जब मैंने सारे पार्ट्स को जोड़ा तो सीपीयू बना क्या? हाँ सर बना। तो तब जाके वो डिलीवरेबल स्टेट में हुआ क्या? हाँ सर तब जाके हुआ। तो लॉ कहता है कि अगर कोई गुड्स है जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है पर आपने उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाया और बायर ने उस बात को देख लिया, तब जाके उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। अदरवाइज क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी क्या? नहीं सर नहीं होंगी। देखो, प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन, मतलब जब तक आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं ला लेते। एंड बायर ने उस बात को क्या कर लिया? नोटिस में ला लिया। क्या कर लिया बोलो जल्दी से? बायर ने उस बात को नोटिस में ला लिया। समझ गए क्या? क्या आप इस बात को समझे क्या? किसी को कोई दिक्कत अभी तक ये दूसरे पॉइंट में? सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या। अब बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्राइस। अब देखो क्या बोल के रखा है। अब इनका कहना है कि स्पेसिफिक गुड्स है और वो है ना डिलीवरेबल स्टेट के अंदर भी है, लेकिन सेलर को स्पेसिफिक गुड्स के साथ कुछ ऐसा करना है जिसके कारण वो क्या देख पाए? प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। क्या कर पाए बोलो? प्राइस ढूंढ पाए, प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल बायर, सेलर। बायर आता है सेलर के पास बेटा एक डबकी लेके। क्या लेके? डबकी लेके। इस डबकी के अंदर उसको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। क्या चाहिए बोलो? ऑयल चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सेलर के पास क्या ऑयल बड़ी सी टंकी में ऑयल पहले से पड़ा हुआ है क्या? हाँ सर पड़ा हुआ है। मतलब क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? हाँ सर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। बराबर ना? यस। अब देखो होता क्या है, लेकिन सेलर को ये डबकी के अंदर ऑयल भरना पड़ेगा और फिर इसको वेट करना पड़ेगा। तो पता चलेगा कितना लीटर ऑयल है उस डबकी में और उसको मल्टीप्लाई करेगा प्राइस पर लीटर से। तो क्या पता चलेगा? तो टोटल कॉस्ट पता चलने वाला है बेटा, जो बायर से मेरे को लेना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। तो ऐसे केस के अंदर जब स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, लेकिन सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे प्राइस पता चल जाए। क्या पता चल जाए? प्राइस पता चल जाए। तो जब तक सेलर वो हरकतें नहीं कर देता प्राइस पता करने की और इस बात को सामने वाला व्यक्ति नोटिस नहीं कर लेता, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर होंगी क्या? नहीं। मतलब मेरा समझना, मतलब मेरा वेट करना होना भी चाहिए, मैंने वेट भी करना चाहिए और बायर ने इस वेट वाले मेजरमेंट को देखना भी चाहिए। तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होंगी ऑयल के अंदर की बायर को। अदरवाइज ट्रांसफर होंगी क्या? नहीं सर नहीं होंगी। जैसे देखो, द सेलर इज बाउंड टू वे, measure, test or do some other act or a thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price। तो प्राइस को ढूंढने के लिए सर यहाँ पे सेलर को कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है। द प्रॉपर्टी, अब देखो क्या बोला है कि प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल द एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी? कब तक ट्रांसफर नहीं होंगी? जब तक मैं उसको वेट या मेजर नहीं कर लेता और बायर इस बात को नोटिस नहीं कर लेता। ठीक है ना? तब जाके वो ट्रांसफर होंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज ये तीनों पॉइंटर्स को जल्दी से पढ़ो। ये वाला जो ऊपर वाला डब्बा है सभी लोग पहले पॉइंटर्स को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सेक्शन नंबर 24 के ऊपर लेके चलूंगा। जल्दी जल्दी एक बार, जल्दी जल्दी एक बार।
चलो डन। बोलो बेटा डन। आ जाओ अगला। अब मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं? बोलो सेकेंड पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सर सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट कहता है गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 24 बात करता है गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। आ जाओ ध्यान दो, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सेलर यहाँ पे बायर को क्या दे रहा है बेटा? गुड्स दे रहा है, गुड्स दे रहा है। और वो भी कौन से बेसिस पर दे रहा है समझना? सेल के बेसिस पर। एक तो सेल और रिटर्न। क्या कहा मैंने? बोलो सेल और रिटर्न बेसिस। एक तो सेल और रिटर्न मतलब क्या? अगर बायर को पसंद आए गुड्स तो बायर अपने पास रख लेगा, तो बायर के पास ओनरशिप चले आएंगी। और बायर को अगर गुड्स पसंद नहीं आए तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूँ कि बायर इसको लौटा देगा। क्या करेगा? बोलो गुड्स को लौटा देगा। ओके, एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान दो। जैसे मैं बात करूं अगर आपके साथ, मान लो बेटा मैं एक शॉप ओनर हूं, ठीक है ना। आईजी, मैं कौन हूं बेटा? एक शॉपकीपर हूं। और मेरी किसकी शॉप है? मेरी क्लोथ्स की शॉप है, कपड़ों की दुकान है मेरी, ठीक है। ओके सर, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या होता है, अब शिवम यहाँ पे आता है। कौन आता है? मेरे शॉप में शिवम आता है। अब शिवम मुझसे 3 प्रकार की टी शर्ट लेके जाता है। एक रेड कलर की टी शर्ट लेके जाता है, रेड की स्पेलिंग तो बहुत खतरनाक, रेड। दूसरी ग्रीन कलर की टी शर्ट लेके जाता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो ब्लू कलर की टी शर्ट लेके जाता है मुझसे, ठीक है ना। यस, शिवम का कहना है मुझे कोई एक टी शर्ट लेना है सर, बट मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं ये तीनों टी शर्ट लेके जाता हूं, मैं अपने मॉम से पूछूंगा और मॉम से कंफर्म करके मैं आपको बताता हूं। मैं कहता हूं शिवम से, शिवम देख तुम टी शर्ट लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एक हफ्ते के अंदर बता देना या आने वाले सैटरडे तक मुझे बता देना। मैंने शिवम को कितना समय दिया? आने वाला सैटरडे तक का समय दिया कि तुम्हें कौन सी टी शर्ट खरीदना है, कौन सी नहीं खरीदना है, ये तुम मुझे बता देना। अब देखो शिवम अगर मुझे कॉल करता है और शिवम कहता है मुझे कि मुझे रेड कलर की टी शर्ट पसंद आ गई, मैं रेड कलर की टी शर्ट खरीदना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शिवम ने मुझे सिग्निफाई किया, कम्युनिकेट किया कि वो मुझे रेड कलर की टी शर्ट खरीदना चाहता है। मतलब रेड कलर की प्रॉपर्टी हो गई शिवम की। और ये दो जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो किसकी रहने वाली है? वो सेलर की रहने वाली है बेटा। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी हो गई? बायर की हो गई। बायर मतलब शिवम की हो गई। समझ रहे हैं क्या बात को? यस सर, ओके, पहला डन है क्या? एकदम इजी। अब देखो दूसरा। अब शिवम है ना बेटा, मुझे सैटरडे तक रिप्लाई ही नहीं करता है। क्या कहा मैंने? बोलो, शिवम मुझे सैटरडे तक कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो ऐसे केस में लॉ कहता है कि एक काम करेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे कि ये तीनों टी शर्ट क्या खरीद चुका है? शिवम खरीद चुका है। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे बताए? सर हमने देखो सामने वाले को टाइम दिया था, अगर उस टाइम के एक्सपायरी के अंतर्गत वो जवाब नहीं देता है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे, किस बात को अज्यूम कर लेंगे? कि ये तीनों के टी शर्ट की प्रॉपर्टी किसकी हो चुकी है? शिवम की हो चुकी है। मतलब अगर शिवम ने रिप्लाई नहीं दिया तो ऑल टी शर्ट किसके हो जाएंगे? शिवम के हो जाएंगे। ओके, अब देखो और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या होता है? बोलो, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अब ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ये है बेटा कि मान लो शाम में मोहल्ले में पार्टी थी, मान लो शाम में राज की बर्थडे पार्टी थी। अब राज के बर्थडे पार्टी में शिवम जो है ना बेटा, ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि शिवम ने ब्लू कलर के टी शर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तब जाके ही तो वो बर्थडे पार्टी में पहन के आ रहा है बेटा टी शर्ट। समझ रहे हैं क्या आप बात को? यस। तो ये तीसरा केस है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का। मतलब कुछ ऐसा करना शिवम के द्वारा कि वो क्या मान लिया जाए? कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट मान लिया जाए। तो ये तीन केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है? प्रॉपर्टी शिवम के पास जा रही है। और इसके अलावा जो अदर केसेस होंगे उसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी? आईजी सर की रहेंगी, या मैं ऐसा कह सकता हूं बायर की प्रॉपर्टी रहेंगी। किसकी प्रॉपर्टी रहेंगी? बोलो जल्दी से। बायर की प्रॉपर्टी रहेंगी। देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। देखो, द प्रॉपर्टी पासिस टू बायर कब?
कब शिवम के पास प्रॉपर्टी होंगी? जब वो सिग्निफाई करेगा अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस, मतलब जब वो मुझे बताता है कि मुझे रेड कलर की टी शर्ट पसंद आ गई, या दूसरा वो गुड्स को रिटेन करके रखता है विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, मतलब उसने मना नहीं किया, रिजेक्शन नहीं किया, और फिर भी वो गुड्स को क्या करके रखता है बेटा? रिटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? रिटेन करके रखता है। देन इफ अ टाइम फिक्स फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, और अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम का समाप्त हो जाना, मतलब बोला जा रहा है कि मैंने और उसने सैटरडे तक का टाइम डिसाइड कर रखा है, पर सैटरडे तक उसका कोई जवाब नहीं आया, या हमने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, तो रीजनेबल टाइम। अब ये जो रीजनेबल टाइम होता है ये फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आखिरी में वो कुछ ऐसा करता है बेटा जिसका जो अपने आप में एक्सेप्टेंस जैसा फील देता हो, मतलब क्या? शिवम का गुड्स के साथ कुछ ऐसा करना, जैसे बर्थडे पार्टी में ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के चले जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिवम ने एक्सेप्ट कर लिया है क्या गुड्स को? हाँ सर, शिवम ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने उसको देख लिया ना। हाँ सर, मैंने देख लिया। मुझे बताओ, शिवम अगर टैग को फाड़ देता है बेटा, टैग को निकाल देता है, तो इसका भी मतलब क्या होगा? कि शिवम ने एक्सेप्ट कर चुका है। किसको? टी शर्ट को शिवम ने एक्सेप्ट कर चुका है। समझे क्या बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? सारे के सारे लोग फटाफट बता देंगे। यस, गॉट इट एवरीवन? जल्दी से बताओ, गॉट इट एवरीवन, है ना? यस, समझ गए क्या? सारे लोग फटाफट बोलेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? यस, चलो। सर, उसने टी शर्ट पहन ली और सेलर को नहीं पता इसके बारे में। देखो, हम लोग अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेलर को पता है। अब नहीं पता तो फिर वो वापस करे नहीं करे, वो उनका आपस का मैटर है बेटा, वो अपने को क्या लेना देना। लोग जनरली मिंत्रा से ऐसा करते हैं, बुला लेते टी शर्ट, पार्टी वार्टी अटेंड कर लेते, टैग वगैरह नहीं निकालते बेटा, और बाद में टी शर्ट को वापस कर देते, है ना? ऐसा करते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। बट अगर हम लोग लॉ की सुने तो वो गलत है बेटा। समझ रहे हैं क्या बात को? ऐसा। यस, है ना? चलिए, क्या मैं आगे, मैं समझ गया, जब आप ये सवाल पूछे ना तो मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो करके, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो सर, आ जाओ। ओके, चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या? आओ, ध्यान दो। देखो क्या, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, मतलब क्या? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेचूंगा तो रोकड़े के लिए बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो। बेचूंगा तो रोकड़े के लिए बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। सेल करना है तो करूंगा, पर कैश के लिए करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो। सेल करना है तो केवल और केवल कैश के लिए करूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है? पढ़ लो। unless cash is paid for property, sale for cash only और return, मतलब क्या? नहीं तो तुम मुझे कुछ को रिटर्न कर देना, प्रॉपर्टी बेचना है तो केवल और केवल कैश के लिए बेचूंगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। डन है क्या? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? यस, चलिए सर, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आ जाएंगे। चलो, अब हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक है ना? अभी भी अपना प्राइमरी रूल्स जो चल रहा है टॉपिक, वही टॉपिक अभी भी चल रहा है क्या? यस सर, वही टॉपिक अभी भी अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और देखिए इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। सर, इसके अंदर यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोलो जल्दी से। गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड, इनका मतलब क्या है? कि सर, गुड्स का एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गुड्स एसर्टेन नहीं होंगे तो क्या आप गुड्स को बेच सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बेच सकते। मतलब अनएसर्टेन गुड्स के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती है, ठीक है? तो देखो, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर एसर्टेन। तो जब तक आप गुड्स को अलग सलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं कर देते,
तब तक उस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है क्या? नहीं सर, उस गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। ओके, द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनएसर्टेन गुड्स आर एज फॉलोज। मतलब क्या? अभी हम लोग रूल्स बताने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग अनएसर्टेन गुड्स के अंदर, मतलब क्या कि सर ऐसे गुड्स जो जिसका स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, हमने स्टॉक में से गुड्स को अलग नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब हमने उसको एसर्टेन नहीं किया, ये अनएसर्टेन गुड्स अभी भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? अरे बोलो बेटा, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, चलिए आ जाओ। पहला, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, और दूसरा क्या है बेटा? डिलीवरी टू दी कैरियर। दूसरा क्या है बोलो जल्दी से? डिलीवरी टू दी कैरियर। ठीक है ना? ये दो ऐसी बातें हैं जहां पे अपन लोग कहते हैं कि पासिंग मतलब अनएसर्टेन गुड्स के अंदर कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे। देखो क्या, where there is a contract of sale of unascertain or future goods by description, or the goods of that description or the goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of seller. The goods in the property in goods thereby passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied or may be given either before or after the appropriation is made. अब इसका क्या मतलब होता है, आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, समझना। देखो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेलर के बारे में। सेलर के पास क्या पड़ी है बेटा? बहुत सारी कॉटन की बेल्स पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है बोलो? कॉटन की बेल्स पड़ी हुई है। ठीक है ना? ओके सर, कितनी कॉटन की बेल्स है? मान लो फॉर एग्जांपल 1000 कॉटन की बेल्स है। ठीक है? अब सेलर क्या करता है? सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर को गुड्स सेल किया, कॉटन बेल्स को सेल किया। कितना? 400 कॉटन बेल्स को सेल किया सेलर ने बायर को। अब बायर क्या करता है? बायर अपने आदमी भिजवाता है बेटा। क्या करवाता है बोलो? अपने आदमी भिजवाता है, ताकि वो इस 1000 कॉटन बेल्स में से 400 कॉटन बेल्स को क्या कर सके? अलग कर सके। क्या कर सके बोलो? अलग कर सके। अब ये जो बायर है ना, बायर के जो आदमी लोग हैं, वो केवल और केवल 100 कॉटन बेल्स को अलग कर पाते हैं। ठीक है ना? 100 कॉटन बेल्स को अलग कर पाते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि बची हुई 900 कॉटन बेल्स एज इट इज ठप्पी में पड़ी हुई है अभी भी। बराबर है क्या? यस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो 100 कॉटन बेल अलग कर चुके हैं, इस 100 कॉटन बेल की जो ओनरशिप है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसकी हो चुकी है? वो बायर की हो चुकी है। वो किसकी हो चुकी है बोलो? बायर की हो चुकी है। और सर जो बची हुई 900 है वो किसकी है? सेलर की है। मतलब इस मोमेंट पर अगर आग लग जाती है बेटा कॉटन बेल्स के अंदर, तो 100 कॉटन बेल्स का नुकसान होगा बायर का, और 900 कॉटन बेल्स का नुकसान होगा किसका? सेलर का। समझ रहे हैं क्या? सर मुझे एक बात बताइए, अगर 1000 के स्टॉक में से 200 अलग की होती और 800 पड़ी होती, तो 200 का नुकसान होता बायर का, 800 का नुकसान होता सेलर का। समझ रहे हैं क्या? मतलब कॉटन बेल्स को अलग करना, और अलग करना विद द परमिशन ऑफ बायर, विद द अप्रूवल ऑफ सेलर। मतलब बायर अगर अलग कर रहा है तो सीधी सी बात है सेलर के अप्रूवल से, और सेलर अप्रूवल, अगर सेलर अलग कर रहा है बेटा, तो बायर को उसने इस बात का नोटिस कराना चाहिए कि देख, मैंने तेरे को माल बेचने के लिए अलग कर दिया, मतलब इसके अंदर की प्रॉपर्टी तेरे इसमें आ चुकी है क्या? हाँ सर आ चुकी है। क्योंकि समझो ना बेटा, ये जो 1000 कॉटन बेल्स नजर आ रही है ना आपको, ये क्या है? ये अनएसर्टेन गुड्स है। और जब मैंने 100 अलग किया तो ये एसर्टेन गुड्स बनता है क्या? हाँ सर, ये एसर्टेन गुड्स बनता है। अब समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आपके साथ? है ना? मतलब क्या, बड़ी सी ढेर में से जब मैं कुछ गुड्स को अलग करता हूं, तो इसे एसर्टेन गुड्स बोला जाता है, और इसे अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स पे ओनरशिप सेलर की रहती है। एसर्टेन गुड्स अगर हो जाते हैं और बायर इसको देख लेता है कि हाँ गुड्स अलग हुए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं कहता हूं कि बायर ने अगर देखा, बायर ने देखा, तो मैं कहता हूं बायर की ओनरशिप। बायर ने देखा तो बायर की ओनरशिप। समझे क्या?
बायर ने देखा तो बायर की ओनरशिप आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। तो प्लीज एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लो। ए वाला पॉइंट सारे के सारे लोग पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। चलो डन। आ जाओ। एकदम इजी। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछते बेटा, है ना? इसके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया अभी, और आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सवाल देखने को मिलेंगे इसके। ठीक है, आओ ध्यान दो यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट। डिलीवरी टू दी कैरियर। डिलीवरी टू दी कैरियर का मतलब क्या होता है कि अगर, सुनो ना, अगर सेलर ने क्या कर दिया, सेलर ने बायर को गुड्स भिजवाने के लिए ये गुड्स को दे दिया, किसको? ट्रक वाले को। तो ट्रक वाले को क्या बोला जाता है? ट्रक वाले को कैरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, कैरियर। जो गुड्स को कैरी करने वाला है बायर के पास से लेके सेलर तक। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर सेलर गुड्स देता है यहाँ पे किसको? सेलर अगर गुड्स देता है यहाँ पे कैरियर को, और कैरियर वाला इसको लेके जाने वाला है बायर के पास। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कैरियर है ना, ये हो सकता है कि ये बायर का बंदा हो, या हो सकता है या ऐसा पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, जो बायर के बिहाफ में डील कर रहा हो, और सेलर ने ये गुड्स के ऊपर राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रखा। क्या कहा मैंने? बोलो, राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि गुड्स के ऊपर, मतलब क्या, मैं कैरियर वाले को, जैसे ट्रांसपोर्टर है बेटा, जो मान लो जो ट्रक ड्राइवर वाले जो भैया है, मैं उनको क्या कह रहा हूं कि ये जो गुड्स है ना, भले मैं आपको दे रहा हूं, बस इसका जो कब्जा है ना अभी भी मेरे पास है। मैं जो बोलूंगा वैसा तुम गुड्स के साथ करोगे, तो इसे बोला जाता है राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखना। तो इनका क्या कहना है कि अगर सेलर गुड्स को देता है कैरियर को, और वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को नहीं रखता है, वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को नहीं रखता है, नहीं रखता है वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को, तो हम लोग कहते हैं कि गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी किसकी जा चुकी है? गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी बायर की हो चुकी है। किसकी हो चुकी है? बोलो, बायर की। लेकिन मुझे बताइए, मैं अगर कैरियर वाले को गुड्स दूं, और मैं उसको पहले ही बोल दूं कि भाई ये जो गुड्स है ना, इस गुड्स के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं जैसा बोलूंगा ना तुम्हें करना पड़ेगा, समझे क्या कैरियर बाबू? तुमको वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, क्या कहा मैंने? बोलो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तब कहेंगे कि गुड्स की प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास है, बायर के पास नहीं गई है। समझ गए क्या बात को? क्यों? क्योंकि मैंने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को रखा था। क्या रखा था मैंने? बोलो, मैंने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को रखा था। देखो, वेयर इन परस्यूएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ने डिलीवर किया गुड्स टू द बायर या कैरियर या अदर बेली, जो बायर के बिहाफ में आया है, फॉर सम पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, एंड
डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल, और वो अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल को नहीं रखता है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि उसने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया है गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसा अपन लोग मान लेंगे क्या? हाँ सर, ऐसा अपन लोग अज्यूम कर लेंगे, ऐसा अपन लोग मान लेंगे। क्या कहा मैंने? बोलो। ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। समझ गए क्या? गॉट इट? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो, अभी के अभी बोलो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। क्विकली बोलेंगे। यस, चलिए सर। अब चलेंगे हम लोग किसके ऊपर? अब चलेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, बोलो जल्दी से। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में सेक्शन नंबर 25 यहाँ पे बात करता है। सर ट्रक में अगर चावल ले जा रहा हूं, अगर ट्रक से सभी, सभी के आगे क्या लिखा है? सभी चावल गिर गए, तो कौन पे करेगा उसका लॉस? जिसके पास प्रॉपर्टी है। अगर मान लो बायर को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका हूं, तो बायर लॉस को बेयर करेगा। और अगर मैंने बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, मतलब सेलर के पास है प्रॉपर्टी, तो सेलर ही उसके नुकसान को उठाने वाला है। क्या? हाँ सर, उठाने वाला। ठीक है, चलो डन। बोलो जल्दी से डन। सभी लोग बोलेंगे डन डन डन। चलिए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। यस, चलिए सर, आ जाओ, ध्यान दो। चलो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, और ये आखिरी पॉइंट होने वाला है, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। ठीक है सर, इसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर अपन लोग पढ़ने वाले रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के रिगार्डिंग। क्या कहा मैंने? बोलो। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन नंबर 25 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बोलो। सेक्शन नंबर 25 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर ध्यान देखो। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का क्या मतलब है, समझे ना? राइट ऑफ डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है? राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए रखना। क्या कहा मैंने? बोलो। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए रखना, तो उसे बोला जाता है राइट ऑफ डिस्पोजल। क्या बोला जाता है? बोलो। राइट ऑफ डिस्पोजल। अब देखो होता क्या है, समझना। होता कुछ ऐसा है कि कभी कभार सेलर को डाउट होता है कि बायर जो है वो प्राइस को पे करेगा या नहीं करेगा। बायर तो बोल रहा है कि तुम गुड्स भिजवा दो, मेरे पास जैसे ही गुड्स पहुंचेंगे मैं तुरंत पैसा दे दूंगा, है ना? पर मुझे अभी भी क्या लग रहा है, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि बायर अगर चोट्टा निकला तो हो सकता है मेरे गुड्स उसके पास पहुंचे और उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया, तो कुछ भी हो सकता है, तो मेरा पैसा डूब सकता है। क्या हो सकता है? बोलो। मेरा पैसा डूब सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सेलर अपना दिमाग चलाता है। सेलर क्या करता है, जिस गुड्स को वो कैरियर के थ्रू भेज रहा है ना, उस कैरियर वाले को कह देता है कि इस गुड्स के ऊपर मेरा कंट्रोल है। या कैरियर वाले को बोलेगा, देख मैं तेरे को एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट जब तक सामने वाला व्यक्ति साइन नहीं करता ना, तब तक तू उसको गुड्स मत देना।
या जब तक सामने वाला व्यक्ति तेरे को पैसे नहीं दे देता तब तक तो गुड्स की डिलीवरी मत करना, माल की डिलीवरी मत करना। समझ रहे हैं क्या? मतलब ये सारे तौर तरीके हैं जिससे सेलर अपना फायदा, जिससे सेलर अपना फायदे को देखता है। किस प्रकार का फायदा? कि उसका पैसा नहीं डूब जाना चाहिए। अगर बायर के पास गुड्स चले गए और उसने पैसा नहीं दिया तो मेरा पैसा डूब ना जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं, डिस्पोजल करके रखता हूं। क्या करके रखता हूं बोलो? रिजर्व करके रखता हूं राइट ऑफ डिस्पोजल को। क्या करके रखता हूं बोलो? रिजर्व करके रखता हूं राइट ऑफ डिस्पोजल को। क्या करके रखता हूं बोलो? रिजर्व करके रखता हूं राइट ऑफ डिस्पोजल को। किसको बोलो जल्दी से? राइट ऑफ डिस्पोजल को। समझे क्या आप बात को? क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? है ना? यस। देखिए क्या, to secure that price is paid before the property in goods passes to the buyer। क्या बोला गया यहाँ पे? सर हम लोग सिक्योर करना चाहते हैं। क्या सिक्योर करना चाहते हैं? कि जो प्राइस है ना गुड्स का वो आप पे करो। और कब पे करो? बिफोर, समझना, बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू बायर, मतलब बायर के पास ओनरशिप चले जाए उससे पहले अपना पैसा निकल जाए। तो उसके लिए मैं राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या कर सकते रख सकता हूँ? रिजर्व करके रख सकता हूँ। अब देखो क्या, where there is a contract of sale of specific goods or where goods have been subsequently appropriated to a contract, seller may by the terms of contract or appropriation as the case may be reserve right of disposal until conditions have been fulfilled। मतलब क्या? कि मैं जानबूझ के कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूंगा कि सामने वाला व्यक्ति जब तक इस कंडीशन को नहीं मानता तब तक क्या राइट ऑफ डिस्पोजल, तब तक क्या उसके पास प्रॉपर्टी जाने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं जाने वाली है। ठीक है, जैसे देखो, in such a case, in spite of the fact that goods have already been delivered to the buyer or to the carrier or to the bailey for purpose of transmission to the buyer, property will not pass to buyer। कब तक? जब तक कंडीशन इंपोज्ड है ना और सेलर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात है, जब तक सेलर ने जो कंडीशन लगा के रखी है, बायर जब तक उसको फुलफिल नहीं करता तो फर्क नहीं पड़ता मैंने अपने गुड्स को सेलर को दे दिया हो, मैंने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टर को दे दिया हो या किसी और पर्सन को दे दिया हो, उस गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होंगी बेटा जब सामने वाला व्यक्ति कंडीशंस को हाँ बोलेगा। अब जैसे देखो, कुछ ऐसे कंडीशन के, दो ऐसे कंडीशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? जैसे देखो, if the goods are shipped or delivered to the railway administration for carriage and by bill of lading or railway receipt as the case may be, goods are deliverable to the order of seller or his agent, then seller will be prima facie be reserve right of disposal। इसका मतलब क्या होता है समझना। जैसे देखो, रेलवे अथॉरिटी जो आईआरसीटीसी है उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने रेलवे अथॉरिटी को क्या दिया? मैंने मान लो रेलवे अथॉरिटी को ये सामान दिया। मैंने रेलवे अथॉरिटी से क्या कहा कि जो तुम रेलवे रिसीट बना रहे हो वो मेरे नाम की बनाओ, मतलब सेलर के नाम की बनाओ। अब मैंने रेलवे अथॉरिटी से कहा कि जब गुड्स ये लखनऊ पहुंच जाएंगे ना तो लखनऊ में तुम गुड्स अगर किसी को दे रहे हो तो तुम उसको गुड्स तभी देना, तभी तुम उसको गुड्स देना जब मेरी उसके ऊपर मंजूरी होगी। मतलब गुड्स देने से पहले लखनऊ में तुम मेरे को एक बार फोन मिलाना और मुझसे पूछना कि गुड्स देना है या नहीं देना है। मैंने हाँ बोला तो गुड्स देना, मैंने ना बोला तो गुड्स मत देना। क्या कहा मैंने? बोलो। मतलब मेरे इशारों पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अगर नाचे तो समझ जाना मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने रखा हूं। क्या रखा हूं? बोलो जल्दी से। मेरे पास मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल को रखा हूं अपने पास। समझे क्या? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट जल्दी से बताएं मेरे को, है ना? यस सर। अगला देखो, वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन बायर। अब सेलर ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया बायर के ऊपर प्राइस अमाउंट के लिए, और बिल ऑफ एक्सचेंज को रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लीडिंग यानी कि जो कॉपी होती है उसके साथ भेज दिया बेटा। और मैंने कहा, मैंने रेलवे वालों से या ड्राइवर से क्या कहा? मैंने कहा कि उसे गुड्स तभी देना जब वो क्या करेगा? इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? बोलो। वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा ना, केवल और केवल तब उसको गुड्स देना। अदरवाइज उसको गुड्स देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, उसको गुड्स देने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या आप बात को? मतलब क्या हुआ सर, शॉर्ट में एक बात बताऊं तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि सेलर ने सामान के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा। अगर बायर क्या करता है, अगर बायर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है तभी उसको सामान मिलेगा।
अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो सामान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रखा है? अपने पास रखा है। मतलब जानबूझ के गुड्स के अंदर की ओनरशिप को अपने पास प्रोटेक्ट करके रखा है क्या उसने? हाँ सर, प्रोटेक्ट करके रखा है। क्या आप इस बात को समझे क्या बेटा? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? क्विकली बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? सारे के सारे लोग जल्दी से बताओ मुझे। यस, डन। बोलो 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 बेटा, डन डन डन। सभी लोग बोलेंगे डन 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 डन। यस, चलो, क्या आगे बढ़े? बोलो बोलो बोलो, क्या आगे बढ़ा जाए? ओके सर, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सेक्शन। आखिरी सेक्शन है, फिर मैं आपको छुट्टी कर दूंगा, फिर मैं आपको लंच ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, देखो क्या, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 26 के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं? बोलो, सेक्शन नंबर 26 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कहता है रिस्क प्राइमा फेसिए पासेस विद अ प्रॉपर्टी। क्या कहता है? बोलो, जो रिस्क होती है ना, ये प्राइमा फेसिए क्या होता है? पास होता है। प्राइमा फेसिए का मतलब क्या होता है? प्राइमरीली क्या होता है? बोलो जल्दी से, प्राइमरीली, है ना? यस। तो प्राइमरीली मतलब क्या? बेसिक। रिस्क कब ट्रांसफर होती है? प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, गुड्स किसके रिस्क पर रहते हैं? सेलर्स रिस्क, अंटिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर। बट वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर, तो गुड्स किसके रिस्क पर आ जाती है बेटा? बायर के रिस्क पे। फिर डिलीवरी की जाए या डिलीवरी ना की जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है क्या? हाँ सर, हो जाता है। अब देखो, however, it provides that where delivery of goods has been delayed due to fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party on whose fault the loss which may be occurred but due to such fault। मतलब क्या बोला जा रहा है? हाँ, लेकिन अगर किसी पर्सन के कारण जानबूझ के लेट डिलीवरी हो रही है, तो जिसके कारण लेट डिलीवरी होती है उसकी गलती मानी जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? जिसकी कारण लेट डिलीवरी होती है उसकी गलती मानी जाती है। समझो, देखो, मैं यहाँ पे आईजी, यहाँ पे मैं बात करूंगा नील। ठीक है, मैंने क्या किया, नील को बेटा वॉच की प्रॉपर्टी सेल कर दिया। मतलब वॉच की ओनरशिप मैंने नील को दे दिया, लेकिन वॉच अभी भी किसके पास पड़ी हुई है? वॉच अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। अब क्या होता है, रात में नागपुर में भूकंप आता है बेटा, और ये जो वॉच है ना, भूकंप में क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्या हो जाती है? बोलो, टूट जाती है। मुझे बताइए कि इसके अंदर ये जो वॉच का लॉस है, ये कौन बेयर करेगा? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, वॉच का लॉस कौन बेयर करेगा? वॉच का जो लॉस हुआ है, वो लॉस को कौन बेयर करेगा? जल्दी जल्दी बताओ। सर, वॉच के लॉस को नील को बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नील के पास इसकी क्या जा चुकी है? प्रॉपर्टी जा चुकी है। भैया, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है ना, उसको लॉस को बेयर करना पड़ता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास एक्चुअल पोजीशन है लॉस का। क्या कहा मैंने? बोलो, किसके पास एक्चुअल पोजीशन है लॉस का, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता है। इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। समझ गए क्या? क्या सारे लोग ये बात को समझे क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को। डन 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 डन, बोलो 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 मुझे, डन 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 डन। यस, चलिए, अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? जिसके अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलो जल्दी से। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स मतलब क्या? टॉपिक क्या कहना चाहता है पहले समझो। टॉपिक का कहना है, देखिए सर, अगर कोई व्यक्ति सेलर है बेटा, और अगर सेलर ओनर भी है, ओनर मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है, तो सीधी सी बात है, वो गुड्स को सेल कर सकता है क्या? हाँ सर, सेल कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर जो गुड्स है वो किसी नॉन ओनर के पास है, क्या कहा मैंने? बोलो, जो गुड्स है वो किसी नॉन ओनर के पास है, तो क्या ये नॉन ओनर भी सेल कर सकता है क्या गुड्स को? सवाल बनता है, क्या ये नॉन ओनर भी गुड्स को बेच सकता है? क्या ये गुड्स को सेल कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है यस। कुछ ऐसे सिचुएशंस है, क्या कहा मैंने? बोलो,
कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि एक नॉन ओनर भी गुड्स को बेच पाएगा, एक नॉन ओनर में गुड्स का क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। मतलब मैं ओनर नहीं हूं फिर भी मैं गुड्स को बेच सकता हूं क्या? हाँ सर बेच सकता हूं। फिर भी क्या प्रॉपर्टी सही ढंग से ट्रांसफर होंगी क्या? हाँ सर सही ढंग से ट्रांसफर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बेटा फोन है, ये फोन का ओनर कौन है? मैं ओनर हूं। मान लो फॉर एग्जांपल नॉन ओनर कौन हुआ? रौनक इसका नॉन ओनर हुआ, इकरा इसके नॉन ओनर हुए, श्याम इसका नॉन ओनर हुआ, अभिनव इसका नॉन ओनर हुआ, शिवम इसका नॉन ओनर हुआ, नील इसका नॉन ओनर हुआ। समझ रहे आप बात को? जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं आप सारे नॉन ओनर हुए। तो सवाल बनता है कि आप अगर इस गुड्स को बेचते हो तो क्या सामने वाले पार्टी को, मान लो आपने ये फोन एमवी सर को बेचा, तो क्या एमवी सर को गुड टाइटल मिलेगा क्या? तो जनरल आंसर होगा कि गुड टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन समझना बात को, एक स्पेसिफिक आंसर होगा कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे अगर नॉन ओनर भी गुड्स को बेचता है ना, तो भी क्या वो वैलिड टाइटल देके जाने वाला है क्या? हाँ सर वैलिड टाइटल दे जाएगा। क्या कहा मैंने? बोलो वैलिड टाइटल दे जाएगा। आओ मेरे साथ पढ़ो सारे लोग। देखो, सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर, द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज एब्सोल्यूट ओनर। मतलब क्या? सेलर केवल और केवल वही गुड्स को बेच सकता है जिसका वो क्या है बेटा? ओनर है। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, अगर सेलर ओनर नहीं है गुड्स का, तो ऐसे केस के अंदर देन द बायर विल ऑल्सो नॉट बिकम द ओनर, दैट इज द टाइटल ऑफ गुड्स सेम, दैट इज द बायर के पास सेम टाइटल आता है जो सेलर के पास हो। मतलब क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति नॉन ओनर है और वो व्यक्ति अगर गुड्स को बेचता है बेटा, तो वो सामने वाले व्यक्ति को गुड टाइटल नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद ओनर नहीं हूं तो क्या मैं गुड टाइटल सामने वाले को पास करूंगा? समझे क्या? अगर मुझे एक बात बताइए, अगर इस ग्लास का मैं खुद ओनर नहीं हूं तो क्या मैं दूसरे पर्सन को गुड ओनर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। इस रूल को बोला जाता है नेमो डैट क्वैट नॉन हैबेट। क्या कहा मैंने? बोलो, जबरदस्त भाषा का प्रयोग किया मैंने कहा नेमो डैट क्वैट नॉन हैबेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति खुद ओनर नहीं है वो क्या ओनरशिप ट्रांसफर करेगा? क्या कहा मैंने? बोलो, जो व्यक्ति खुद ओनर नहीं है वो क्या ओनरशिप ट्रांसफर करेगा? उसे बोला जाता है नेमो डैट क्वैट नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट गॉट। मतलब क्या? जो मेरे खुद के पास नहीं है मैं उसको क्या दूसरे पर्सन को दे सकता हूं, ऐसा इसका मतलब होता है। समझे क्या बात को? ऐसा इसका मतलब होता है। ओके, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है बेटा। क्या कहा मैंने? बोलो, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। फॉलोइंग आर द केसेस जहां पे एक नॉन ओनर भी क्या करता है? बेटर टाइटल को कन्वे करता है किसी बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन परचेसर। तो अगर कोई जेन्युइन परचेसर है, क्या कहा मैंने? बोलो, अगर कोई जेन्युइन परचेसर है और वो गुड्स को फॉर वैल्यू मतलब पैसा देके खरीदता है, तो सवाल बनता है क्या? तो सवाल बनता है यहाँ पे, सवाल बनता है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे नॉन ओनर को गुड टाइटल मिलेगा क्या? क्या कहा मैंने? बोलो, क्या यहाँ पे नॉन ओनर को गुड टाइटल मिलेगा क्या? इसके बारे में ये सवाल यहाँ पे बन रहा है। समझ रहे क्या मैंने क्या कहा? सभी लोग बताएंगे। देखो, ये कुछ फॉलोइंग केसेस हैं जिसके अंदर नॉन ओनर क्या करता है? नॉन ओनर बेटर टाइटल को कन्वे करता है किसी बोनाफाइड परचेसर को फॉर अ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ओनर नहीं भी हूं और फिर भी मैं माल बेचूंगा ना, तो भी सामने वाला व्यक्ति अगर मुझसे खरीद रहा है पैसे देके तो उसको गुड टाइटल मिलने वाला है। मतलब उसके पास ओनरशिप आने वाली है। क्या कहा मैंने? बोलो, उसके पास ओनरशिप आने वाली है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दो। कब? सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। क्या बोला यहां पे? बोलो, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ओके, देखो, एक है बेटा मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक एजेंट है। कौन है? बोलो, मिस्टर ए का एक एजेंट है। अब ये जो एजेंट है ना, ये क्या करता है? ये गुड्स का सेल करता है। क्या करता है? बोलो, ये गुड्स को बेचता है, ये गुड्स को सेल करता है। ठीक है ना? ओके, एजेंट का तो काम ही होता है गुड्स को परचेज करना, सेल करना, समझ रहे, कंसाइन करना, ये सब चीजें करना। अब मिस्टर ए का धंधा किसका है? तो मिस्टर ए का, मान लो फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का धंधा है किसका? कैलकुलेटर का मिस्टर ए का धंधा है। ठीक है ना? अब ये जो कैलकुलेटर है, इसके कैलकुलेटर एजेंट के पास कैलसी पड़े रहते हैं।
अब ये एजेंट के पास सेल करने का अधिकार नहीं है, बट अगर एजेंट सेल करता है किसी बाहर वाले को, समझना बात को, मान लो मिस्टर बी को सेल करता है और मिस्टर बी इसके लिए पैसा देता है बेटा। अब देखो एजेंट सेल क्यों कर पाया, क्योंकि एजेंट के पास कैलकुलेटर का क्या था, पोजीशन था। मतलब जो मिस्टर ए के कैलकुलेटर थे वो पड़े थे किसके पास, एजेंट के पास, तब जाके तो माल को बेचा। अदरवाइज वो माल थोड़ी बेच पाता, किसी के पास माल होगा तभी तो वो बेच पा रहा है बेटा, अदरवाइज माल थोड़ी बेच पाता। तो लॉ कहता है कि अगर एजेंट गुड्स को सेल करता है तो मिस्टर बी को क्या मिलने वाला है, गुड टाइटल मिलने वाला है। माना कि एजेंट यहाँ पे ट्रू ओनर नहीं है, माना यहाँ पे नेमो डैट पैट नॉन एबैट आता है, बट क्योंकि एजेंट है सामने वाला व्यक्ति और मर्केंटाइल एजेंट के पास जनरली पावर होती है गुड्स को बेचने की, तो ऐसे सिचुएशन में ये गुड्स वैलिड टाइटल पास करेंगे। क्या करेंगे बोलो, ये गुड्स वैलिड टाइटल पास करेंगे। क्या आप इस बात को समझे, क्या सारे के सारे लोग इस बात को समझ गए क्या? यस देखो क्या, देखो देखो क्या बोला जा रहा है, एक मिनट होल्ड करना। चलो आओ ध्यान दो। जैसे देखो, गुड टाइटल विल बी पास इन दी फॉलोइंग केसेस। क्या, पोजेशन ऑफ गुड्स या डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ ओनर, मतलब मिस्टर ए ओनर है, उसके कंसेंट से एजेंट के पास गुड्स या डॉक्यूमेंट्स है। एजेंट क्या करता है, इसको बेचता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और जो बायर है, जो गुड्स को खरीद रहा है बेटा, उसको पता नहीं है कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स को बेचने की, मतलब उसके पास आइडिया नहीं है उसको कि सामने वाला व्यक्ति बेच नहीं सकता। समझे क्या आप बात को? यस। तो देखो क्या बोला, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है ऐसा एजेंट जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है बेटा, बाय कर सकता है, ये सिक्योरिटी पर गुड्स को प्लेज भी कर सकता है, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। तो मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बेचता है और बायर को पता नहीं होता है कि ये बेच नहीं सकता, तो उसको क्या गुड टाइटल मिलने वाला है क्या? हाँ सर, गुड टाइटल मिलने वाला है। किसको गुड टाइटल मिलेगा? बायर को गुड टाइटल मिलेगा। समझे क्या बात को? किसको मिलेगा? बायर को। क्यों? क्योंकि एजेंट अगर बेच रहा है बेटा, माना उसके पास अथॉरिटी नहीं है, पर फिर भी उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को गुड टाइटल कन्वे कर जाए। ठीक है। दूसरा, अब बात करेंगे जॉइंट ओनर के केस में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? जॉइंट ओनर के केस में। देखो, ये है बेटा एक कार, आप देख पा रहे हो क्या? यस सर। ये जो कार है ऑडी और मर्सिडीज ने मिलके बेटा ये कार बनाई है, ठीक है ना, मेरे लिए। इस कार के दो ओनर है, एक ओनर है मैं और एक ओनर है बेटा कौन? मेरी वाइफ। बराबर है क्या? यस। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस कार के दो ओनर है, एक मैं हूं और एक मेरी वाइफ है। हम दोनों 50-50% के ओनर है बेटा इस कार के। बराबर ना? यस। अब क्या होता है, ये जो कार है ना, ये मेरी परमिशन से किसके पास है? मैम के पास है, मेरे परमिशन से, मतलब दूसरे जॉइंट ओनर के परमिशन से एक जॉइंट ओनर के पास है। और अब ये जो जॉइंट ओनर है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी को गुड्स को सेल करता है और सामने वाला व्यक्ति इसको पैसे देता है और गुड फेथ में परचेस करता है बेटा, तो मैं कहूंगा थर्ड पार्टी के पास क्या ओनरशिप जाने वाली है क्या? हाँ सर, थर्ड पार्टी के पास ओनरशिप जाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, थर्ड पार्टी के पास ओनरशिप जाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, थर्ड पार्टी के पास ओनरशिप जाएंगी। क्या आप इस बात को समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। चलिए आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। ट्रक लग रहा है, कोई ट्रक वक नहीं लग रहा है, फालतू बातें मत करो अभी ना, एकदम लेटेस्ट वाली कार है बेटा वो, है ना, अभी वो मार्केट वार्केट में नहीं आई है, इसलिए आपने देखा नहीं है ना, इसलिए आप बोल रहे हो ट्रक लग रहा है करके। आओ ध्यान दो। देखो, इफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर हैज अ सोल पोजेशन ऑफ देम, मतलब क्या कि अंजलि के पास सोल पोजेशन है बेटा, है ना, बाय परमिशन ऑफ को ओनर, मेरे परमिशन से, तो प्रॉपर्टी जो है क्या वो ट्रांसफर की जाती है क्या किसी दूसरे पर्सन को, जो भी उसको खरीदता है गुड फेथ में? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। और जिसको नहीं पता है बेटा कि सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, मतलब क्या कि जो व्यक्ति गुड्स को खरीद रहा है ना, उसको नहीं पता है कि सिर्फ मैम गुड्स को बेच सकती है क्या, नहीं बेच सकती है, ऐसा उसको नहीं पता। उसने भोलेपन से गुड्स को खरीद लिया, हमको पैसे दे दिया, हम लोग कहेंगे कि उसके पास क्या होने वाली है? वैलिड ओनरशिप जाने वाली है। क्या होने वाली है? बोलो, वैलिड ओनरशिप जाने वाली है। समझ गए क्या?
क्या आप इस बात को समझ गए क्या? फटाफट जल्दी से बताओ मेरे को। डन डन डन, क्विकली बताओ मुझे जल्दी से, डन डन डन। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे को। यस, गॉट इट एवरीवन? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को। यस, चलिए, गॉट इट एवरीवन? चलो, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है यहाँ पे। सुनो क्या कह रहा है यहाँ पे। सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजेशन देयरऑफ। क्या बोला है यहाँ पे बताओ? सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजेशन देयरऑफ। क्या कहा? सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजेशन देयरऑफ। ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनो। जैसे देखो, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? जेठालाल के बारे में, ठीक है ना? ओके, जेठालाल ने बेटा एक टीवी जो है ना, ये टीवी किसको बेच चुके हैं? ये टीवी को सेल कर चुके हैं मेहता साहब को। किसको बोलो? मेहतुस को। ठीक है, ओके। अब ये जो टीवी है, इसका पोजीशन लेकिन अभी भी जेठालाल के पास है। मतलब टीवी जो रखा हुआ है वो अभी भी जेठालाल के दुकान पे है, लेकिन टीवी की ओनरशिप किसके पास जा चुकी है? मेहतुस के पास जा चुकी है। ओके, अब क्या होता है बेटा? अब होता ऐसा है कि बबीता जी आते हैं दुकान पर, ठीक है ना? बबीता जी आते हैं दुकान पर और बबीता जी को क्या पसंद आ जाता है बेटा? टीवी पसंद आ जाता है, ठीक है ना? बबीता जी कहती है मुझे ये वाला चाहिए टीवी। मुझे क्या चाहिए बोलो? मुझे ये वाला टीवी चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा बबीता जी ने कहा। अब जेठालाल जो है बेटा, वो आप मुझे एक बात बताइए, अब बबीता जी को कोई टीवी पसंद आए और जेठालाल मना कर सकते हैं क्या बबीता जी को टीवी बेचने से? नहीं सर, नहीं कर सकते। लॉ ने भी यही कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स को बेच चुका है, बट उसके पास पोजीशन है और वो उस गुड्स को किसी और पर्सन को गुड फेथ में बेच देता है, सेल कर देता है, तो जिस व्यक्ति को बेचा उसके पास क्या आने वाला है? गुड टाइटल उसके पास आने वाला है। क्या आने वाला है? गुड टाइटल। सर ऐसे केस में मेहतुस क्या कर सकते हैं? मेहतुस जेठालाल से बेटा पैसे प्लस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, पैसे प्लस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट अगर जेठालाल बबीता जी को गुड फेथ में सेल करता है गुड्स का, टीवी का, तो बबीता जी के पास क्या गुड टाइटल आने वाला है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो, क्या गुड टाइटल आने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। देखो, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन द पोजीशन देयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू देम, ही में, देखो क्या, ही में sell them to third person, and if such third person obtains delivery through good faith and without the notice of previous sale, he would have good title, he would have got good title to them। मतलब क्या कि यहाँ पे अपन लोग कहेंगे कि बबीता जी को गुड टाइटल मिलेगा क्या? हाँ, हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास हो? महतूस के पास हो। समझ गए क्या? यस। A pledge या other disposition of goods या documents of title by seller in possession are equally valid। मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे सेलर के पास पोजीशन था, और क्योंकि सेलर के पास पोजीशन था, इसलिए बेटा सेल क्या हो पाया है? वैलिड हो पाया है। मुझे बताओ, अगर महतूस के पास टीवी चले जाता बेटा, अगर जेठालाल के पास टीवी ही नहीं होता, तो क्या वो उसे बेच पाता क्या? नहीं सर, वो उसे नहीं बेच पाता। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, ये सेल वैलिड रहने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये सेल वैलिड रहने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो, ये सेल बिल्कुल बिल्कुल वैलिड रहने वाला है। समझ गए क्या? क्या आप इस बात को समझ गए क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर। अब देखो क्या नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। ये तो बड़ा इजी है, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल जैसा पॉइंट है। ध्यान दो यहाँ पे क्या, जैसे देखो, ये है बेटा मेरी दुकान का काउंटर। यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे मैं खड़ा हूं, आईजी सर, ठीक है, ओके। अब एक मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड का नाम है चैतन्य, ठीक है ना? वो चैतन्य भी यहाँ पे काउंटर पे खड़ा है बेटा। मेरी शॉप किसकी है? तो आप सभी लोगों को पता है, मेरी शॉप मोबाइल फोन की है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो अभिनव है ना, ये अभिनव आता है बेटा मेरे शॉप के ऊपर, और ये चैतन्य इसके साथ डील करता है।
चैतन्य क्या करता है, जो 10,000 रुपए का फोन है वो अभिनव को 7,000 रुपए का बताता है, और अभिनव 7,000 का पेमेंट करता है, और अभिनव क्या कर और चैतन्य उसको क्या दे देता है, मोबाइल दे देता है। अभिनव ने चैतन्य से पूछा भी कि आप ओनर ही हो ना, तो चैतन्य कहता है हाँ हाँ मैं ओनर हूं, और मैं बाजू में बैठ के कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस मुस्कुरा रहा हूं मंद मंद, मैं कह रहा हूं हाँ हाँ, हाँ, चैतन्य ओनर ही है, चैतन्य ओनर ही है, मैं ऐसा कह रहा हूं। अब लॉजिकली आप सोच के बताइए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जब एक पर्सन खुद को ओनर बताता है और एक्चुअल ओनर कुछ नहीं कहता, या एक्चुअल ओनर दूसरे पर्सन को ओनर बताता है और चैतन्य शांत रहता है, और थर्ड पर्सन बेटा इसके अंदर फंस के अगर कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को परचेस कर लेता है, तो क्या उसको गुड टाइटल मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है हाँ, उसको गुड टाइटल मिलेगा। क्या जवाब है बोलो जल्दी से इसका? इसका जवाब है हाँ, उसको गुड टाइटल मिलेगा। समझे क्या बात को? मतलब सर चैतन्य जो ओनर नहीं है, बट वो एस्टॉपल किया उसने। एस्टॉपल मतलब उसने खुद को ऐसा बताया कि मैं ही तो ओनर हूं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या अभिनव को गुड टाइटल मिलने वाला है क्या? हाँ सर, अभिनव को गुड टाइटल मिलेगा। क्या होगा बोलो जल्दी से? अभिनव को गुड टाइटल मिलेगा। समझे क्या बात को? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। देखो इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, when owner is stopped by the conduct from denying seller's authority to sell, the transferee will get good title against the true owner। तो मतलब क्या, अभिनव को मेरे अगेंस्ट ट्रू ओनरशिप मिल जाएंगी। बट बिफोर गुड टाइटल बाय एस्टॉपल कैन बी मेड, इट मस्ट बी शोन दैट ट्रू ओनर हैड एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट अदर पर्सन इन द क्वेश्चन एज अ ट्रू ओनर। मतलब मैंने चैतन्य को जो ट्रू ओनर किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पर्सन अथराइज टू सेल दी गुड्स, मतलब क्या, मैंने किसी दूसरे पर्सन को अथराइज किया किस चीज के लिए? गुड्स को बेचने के लिए। किस चीज के लिए बोलो जल्दी से? गुड्स को बेचने के लिए। समझे क्या? थोड़ा समझ नहीं पाया आशीष, आप कुछ नहीं समझ पाओगे बेटा, क्योंकि आप तो अभी क्लास में ज्वाइन की हो, तो आप कैसे समझ पाओगे? समझना है तो कभी भी शुरुआत से क्लास को ज्वाइन किया जाता है बेटा, ठीक है ना? तो आप मेरी बात मानो, आप प्लीज क्लास से एग्जिट कर जाओ अभी। ये क्लास जब रिकॉर्डेड अपलोड होगा ना, तब आप इसको देखना बेटा, अदरवाइज आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पूरे इंटरलिंक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना? तो इसलिए थोड़ा नहीं, पूरा नहीं समझाऊंगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको। और आपको थोड़ा बहुत जो समझा वो मेरी कला निकली बेटा, फिर कि आपको उसमें भी थोड़ा समझ गया। समझे क्या आप बात को, है ना? आओ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो ट्रू ओनर नहीं है, वो भी इन केसेस के अंदर गुड्स को बेच पा रहा है, जैसे मर्केंटाइल एजेंट हुआ, जैसे जॉइंट ओनर हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने गुड्स को सेल कर चुका है बट उसके पास पोजीशन है, जेठालाल वाला एग्जांपल। और चौथा एस्टॉपल, मतलब क्या, कि जब कोई एक व्यक्ति ओनर भी नहीं है बट वो खुद को ओनर बताता है, और मैं इस फैक्ट को उसको बोलने से मना नहीं करता हूं, तो मैं कहूंगा आपके साथ क्या, कि क्या ये गुड टाइटल ट्रांसफर कर जाएगा क्या? हाँ सर, ये गुड टाइटल को ट्रांसफर कर जाएगा। समझे क्या बात को? यस सर। अब देखिए क्या अगला, ये वाला पॉइंट देखो, बड़ा सिंपल है और बड़ा इजी है, याद करो। देखो, सेल बाय द पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, CUFM। आप लोग सारे के सारे लोग जानते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था CUFM वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही। तो अगर CUFM का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और अभी तक सामने वाले पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया है, तो क्या मैं गुड्स को बेचूं तो वो गुड टाइटल सामने वाले को दे जाए क्या? हाँ, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक अवॉइड नहीं होते वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते। क्या कहा मैंने, बोलो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक अवॉइड नहीं होते वो क्या माने जाते हैं? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। वो क्या माने जाते हैं? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? सभी लोग बोलेंगे क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? सर आपको वो प्लेज वाला पॉइंट याद आ रहा है क्या, कि एक व्यक्ति जो ओनर नहीं है फिर भी वो प्लेज कर सकता है, उसके अंदर भी ये पॉइंट कवर हुआ था। अब मैंने आपको बताया भी था, सोगा में भी एक ऐसा टॉपिक आने वाला है जहां पे एक व्यक्ति ओनर नहीं है फिर भी वो गुड्स को बेच पाएंगे। यही वो टॉपिक चल रहा है बेटा। अभी याद आया क्या कुछ कुछ? क्या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले अपन ने पढ़ा था। यस सर। चलिए आओ ध्यान दो। नेक्स्ट, सेल बाय अनपेड सेलर।
अब अनपेड सेलर का आपको अगले यूनिट में पूरा कंसेप्ट आने वाला है, पर मैं एज ऑफ नाउ आपको समझा दूं बेटा कि अगर कोई सेलर होता है जिसको उसके माल का पैसा नहीं मिला हो, तो वो सेलर अनपेड सेलर माना जाता है। और अनपेड सेलर जो होता है ना, वो अपने गुड्स को बेच सकता है। क्या कर सकता है? भले उसने ओनरशिप बायर को दे रखी हो, बट फिर भी अगर सेलर अनपेड है और उसके पास गुड्स अभी भी पड़े हुए हैं, तो वो गुड्स को बेच सकता है। क्या कर सकता है बोलो? बेच सकता है। और बेचने के बाद सामने वाले को वैलिड टाइटल मिलेगा क्या? हाँ सर, उसको वैलिड टाइटल, उसे गुड टाइटल मिलेगा। बराबर क्या? यस। देखो, फिर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये कंसेप्ट के बारे में मैं आपको अगले यूनिट में पढ़ाऊंगा, यानी कि कल पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है? अगर वो उसको रीसेल करता है गुड्स को, तो बायर के पास गुड टाइटल आता है क्या गुड्स का? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बायर के पास गुड टाइटल आने वाला है। मतलब एक ऐसा सेलर जिसको उसके माल का पैसा नहीं दिया बायर ने, और उसके पास अभी भी गुड्स रखा हुआ है, तो वो किसी और बायर को उस माल को बेच सकता है, और नए बायर को गुड टाइटल मिलने वाला है क्या? हाँ सर, मिलने वाला है। ठीक है? ओके सर, अब ध्यान दो। अब बात करेंगे सेल बाय द बायर who has obtained possession before property in goods has vested to him। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, जेठालाल वाला एग्जांपल में फिर से लूंगा बेटा, ठीक है ना? ध्यान दो। देखो सर, एक तरफ है हमारा जेटू। जेटू ने क्या किया है बेटा? गुड्स को दिया है किसको? बीड़े को गुड्स को दिया है बेटा। किसको दिया है बोलो? बीड़े को गुड्स को दिया है। कौन से तारीख को दिया? 6 तारीख को गुड्स दिया। ये गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी 10 तारीख को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है किसको? भीड़े को। गुड्स में क्या था? मान लो टीवी था, तो जेठालाल ने भीड़े को टीवी, आज ही टीवी का पोजीशन दे दिया। बस टीवी की ओनरशिप कब ट्रांसफर होने वाली है? टीवी की ओनरशिप 10 तारीख को ट्रांसफर होने वाली है। कब ट्रांसफर होने वाली है बोलो जल्दी से? टीवी की ओनरशिप 10 तारीख को ट्रांसफर होने वाली है। समझ रहे क्या बात को? है ना? क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? यस, है ना? यस। चलो, क्या तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपके साथ कि जेठू ने क्या किया? आज गुड्स दे दिया भीड़े को, पर भीड़े को ओनरशिप 10 तारीख को मिलने वाली है। अब भीड़े ने क्या किया? 7 तारीख को भीड़े ने इस टीवी को बेटा हाथी भाई को बेच दिया। किसको बेच दिया बोलो? हाथी भाई को बेच दिया। अब सवाल क्या बनता है? क्या हाथी भाई के पास टीवी की ओनरशिप आएंगी क्या? सवाल बनता है, क्या हाथी भाई के पास टीवी की ओनरशिप आएंगी क्या? क्या हाथी भाई के पास टीवी की ओनरशिप आएंगी क्या? सवाल ये बनता है। तो इसका जवाब है बेटा कि हाथी भाई को क्या मिलेंगी? ओनरशिप मिलेंगी क्या? यस सर, हाथी भाई को ओनरशिप मिलने वाली है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। हाथी भाई को ओनरशिप मिलने वाली है। समझ गए क्या बात को? देखो क्या, देखिए क्या, सेल बाय द बायर हु हैज ऑब्टेनिंग पोजेशन, मतलब भीड़े के बारे में बात हो रहा है। बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, मतलब भीड़े को ओनरशिप मिलने से पहले भीड़े ने उस माल को हाथी भाई को बेच दिया। ठीक है? देखो, वेर द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, मतलब जेठालाल से पूछ के अगर उसके पास पोजेशन आता है गुड्स का बिफोर प्रॉपर्टी इज पास टू हिम, तो वो क्या कर सकता है? सेल, प्लेज या अदरवाइज डिस्पोज कर सकता है गुड्स को टू थर्ड पार्टी। क्या बोला है यहाँ पे बताओ? सेल, प्लेज या डिस्पोज कर सकता है गुड्स को थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को किसको बोलो जल्दी से? थर्ड पार्टी को। समझ रहे क्या? जैसे कि हाथी भाई को। ओके। एंड इफ सच थर्ड पर्सन ऑब्टेन्स डिलीवरी इन गुड फेथ, और ये थर्ड पर्सन को अगर डिलीवरी मिल जाती है बेटा गुड फेथ के अंदर, तो मुझे एक बात बताइए, विदाउट नोटिस ऑफ लीन, और उसे नहीं पता है कि ओरिजिनल सेलर कुछ कोई और है, अभी तक ओनरशिप नहीं है, ये सब चीजों के बारे में हाथी भाई को नहीं पता, तो क्या उसको गुड टाइटल मिलने वाला है क्या? हाँ, उसे गुड टाइटल मिलेगा। क्या कहा मैंने? बोलो। हाँ, उसे गुड टाइटल मिलेगा। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? सभी लोग बोलो। डन है क्या? सभी लोग बोलो, डन है क्या? यस, यस, गॉट इट एवरीवन। फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग। यस। इजी इजी, एकदम इजी इजी गाइस, फटाफट बोलो, एकदम इजी इजी। यस। चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या?
मुझे बताइए क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर? सभी लोग बताएंगे यस। देखो अब हम लोग बात करेंगे सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट, मतलब कुछ दूसरे एक्ट्स के प्रोविजन है उसके अंदर भी बेच सकते हैं। जैसे देखो अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है बेटा, तो उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो अगर किसी व्यक्ति का दिवाला निकला है तो उसके असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज पे की जाती है। तो उसके असेट को बेचता कौन है? लिक्विडेटर बेचता है। तो लिक्विडेटर माना कि ओनर नहीं है, बट क्या वो गुड टाइटल पास कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पास कर सकता है। ओके, अगला देखो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब क्या? आपको याद है क्या बेटा वो तेजस सर वाला एग्जांपल लिया था मैंने कि फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी के गुड्स खो गए हैं और अगर वो मुझे मिलते हैं तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस है जहां पे मैं गुड्स को बेच सकता हूं जब वो पेरिशेबल नेचर के हो, या मान लो मैंने 2/3 ऑफ कॉस्ट खर्चा मैंने कर दिया हो, तो उस केस के अंदर मैं गुड्स को बेच सकता हूं। याद आ रहा है कुछ कुछ? अरे बोलो ना यस। अगला देखो, अ सेल बाय द पॉनी कैन कन्वे गुड टाइटल टू द बायर, मतलब क्या कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बैंक को गोल्ड दिया और बैंक से लोन लिया, अब मैं लोन पे नहीं कर पा रहा हूं, तो बैंक क्या मेरे गोल्ड को सेल कर सकता है क्या? बिल्कुल। तो बैंक जो मेरे गोल्ड को सेल करेगा क्या वो गुड टाइटल देगा क्या सामने वाले को? हाँ सर, वो गुड टाइटल देने वाला है। क्या देने वाला है बोलो जल्दी से? वो गुड टाइटल देने वाला है। समझे क्या बात को? यस। एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो पूरे पॉइंटर्स को, देन फिर मैं चलूंगा अगले वाले टॉपिक के ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर चलेंगे हम लोग। फटाफट गो थ्रू करो, लेकिन सारे लोग जल्दी से गो थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी फटाक से आप लोग रिवाइज करो, फिर मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूं। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। देखो क्या सर, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इतना फालतू पॉइंट है ना, आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब क्या बकलोली कर रहे हो करके, मतलब क्या चल रहा है सर ये, आप ऐसा ही बोलोगे मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखो इनका क्या कहना है सर, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सर सेलर बायर को कहता है कि वो उसे क्या देगा? गुड्स देगा। और बायर सेलर को क्या कहता है? उसके बदले में वो उसे कंसिडरेशन देगा, और वो भी कैसा कंसिडरेशन? मनी कंसिडरेशन, मतलब कि पैसा देगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। मनी कंसिडरेशन पे करेगा बायर, किसको? सेलर को पे करेगा, बायर पे करेगा सेलर को, बराबर। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि एक्चुअल में गुड्स को डिलीवर करना बायर को, और एक्चुअल में बायर का पैसा देना सेलर को। क्या कहा मैंने बोलो? एक्चुअल में बायर का पैसा देना सेलर को। एक्चुअली में मतलब क्या? आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर एक्चुअली में समय आने पर गुड्स देना और गुड्स का पैसा लेना बायर से, इसे क्या बोला जाता है? इसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो? इसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, देखो अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय अ बायर, मतलब बायर क्या कर रहा है यहाँ पे?
डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर, मतलब सेलर गुड्स को दे रहा है और उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए बायर, मतलब बायर डिलीवरी को एक्सेप्ट करके पैसा दे रहा है बेटा, जो भी आपका डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से। किसके हिसाब से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कितना फालतू, आप सोच के देखो ना, इससे वाहियात कुछ दुनिया में हो नहीं सकता बेटा। और समझ रहे हैं क्या, तो इससे बेकार और इससे गिरा हुआ कंसेप्ट कुछ नहीं हो सकता। और अब देखो क्या, अब इनका कहना है डिलीवरी तीन प्रकार की होती है। डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है और सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। क्या काम है बोलो, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। डिलीवरी का मतलब क्या है, डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम बायर टू सेलर। क्या होता है डिलीवरी का मतलब, जैसे देखो, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, मिंत्रा के अंदर आउट फॉर डिलीवरी आता है, अमेजोन के अंदर आउट फॉर डिलीवरी होता है। उसका मतलब क्या है कि जो आपका पार्सल है ना, वो उसके पास है, किसके पास, डिलीवरी एजेंट के पास। तो डिलीवरी एजेंट आपको जब पार्सल देता है तो उसे क्या बोला जाता है, डिलीवरी कहा जाता है। अरे बोलो ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन का ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। क्या कहना होता है बोलो, पोजीशन का ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब पोजीशन जाता है, किसका पोजीशन जाता है बोलो जल्दी से, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पोजीशन जाता है बेटा, किसका, पार्सल का, गुड्स का। एक मिनट होल्ड करो। ये आ काहे नहीं रहा है, क्या हो गया। हाँ ये रहा। तो देखो क्या कहा मैंने, सर जब हम लोग डिलीवर करते हैं गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, डिलीवरी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, एक्चुअली दो, सिंबॉलिक दो, कंस्ट्रक्टिव दो, जो अपन ने इस चैप्टर के, इस यूनिट के शुरुआत के डे 1 में ही अपन ने पढ़ लिया था। तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। समझे क्या बात को, क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, फटाफट बताएंगे मेरे को। यस, अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर सेक्शन नंबर 31 को लेके। किसको लेके बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन नंबर 31 को लेके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो बायर एंड सेलर की ड्यूटीज के रिगार्डिंग बातचीत करता है। किसके रिगार्डिंग बातचीत करता है बोलो, बायर और सेलर के ड्यूटीज के रिगार्डिंग बातचीत करता है कि बायर की क्या जिम्मेवारी है, सेलर की क्या जिम्मेवारी है। तो देखो, इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर, सेलर की जिम्मेवारी है बेटा क्या करना, गुड्स को डिलीवर करना, और बायर की जिम्मेवारी है उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए पैसा देना, और वो भी किसके अनुसार, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर रखा है उस अनुसार गुड्स को एक्सेप्ट करना या देना, ये किसके अंदर आता है, ये बायर और सेलर की ड्यूटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बोलो, ये बायर और सेलर की ड्यूटीज के अंदर आता है। समझे क्या बात को, यस। अब देखो, अब बात करेंगे पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। मतलब क्या, कि इनका कहना है कि सेलर जो होता है ना, वो रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन होता है बायर को, अगर बायर उसके लिए मुझे पैसा देने के लिए रेडी है तो। मतलब क्या, मैं अगर सेलर हूं और आप बायर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको माल देने अब भी रेडी हूं। क्या कहा मैंने बोलो, मैं आपको माल देने अब भी रेडी हूं, पर आप मुझे अगर उसके लिए पैसा दे रहे होंगे तो मैं माल देता, अदरवाइज माल दूंगा क्या, नहीं दूंगा। मतलब मुझे क्या चाहिए, पैसा देके माल ले लो, पैसा देके माल ले लो, माल ले लो, पैसा देके माल ले लो। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो सेलर है बेटा, जो सेलर होता है ना, वो रेडी एंड विलिंग है, मतलब मैं रेडी हूं आपको माल देने के लिए, पर उसके बदले में मेरे को क्या लगेगा, पैसा लगेगा। क्या लगेगा बोलो जल्दी से, मुझे पैसा लगेगा। समझे क्या आप बात को, सारे लोग क्विकली जल्दी से बताएंगे, क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं क्या, फटाफट बताएंगे मेरे को, डन है क्या, सारे लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी बोलो मुझे, क्या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है, फटाफट बोलेंगे, क्विकली बोलेंगे, अभी क्या भी बोलेंगे। गॉट इट एवरीवन, क्या सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बोलो बेटा। यस सर, चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, और अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ डिलीवरी को लेके। किसको लेके बात करेंगे बोलो, रूल्स ऑफ डिलीवरी को लेके बातचीत करेंगे कि गुड्स को डिलीवर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं,
कौन से रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सर आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे। क्या पहला, डिलीवरी, एनीथिंग विच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ बायर और एनी अदर पर्सन, उसे डिलीवरी बोला जाता है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से गुड्स का जो पोजेशन है वो बायर या बायर के साथीदार के पास पहुंचा देना, उसको डिलीवरी बोला जाता है। मतलब जैसे मैं सेलर हूं और मैं आपको ये फोन बेच रहा हूं, तो किसी भी तरीके से अगर ये फोन आपके कंट्रोल में आ जाए, क्या कहा मैंने, बोलो, किसी भी तरीके से अगर ये फोन आपके कंट्रोल में आ जाए, आपके कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसे इसमें हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे इसमें हम लोग कहेंगे इसे डिलीवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, इसे डिलीवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, इसे डिलीवरी बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? यस। तो डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी तरीके से गुड्स को सामने वाले के झोली में डालना, गुड्स को सामने वाले तक पहुंचाना, इसे बोला जाता है डिलीवरी। ओके, अब सवाल बनता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आपको 10 फोन डिलीवर करना था और मैं उसमें से अगर 6 ही फोन डिलीवर करूं, तो 6 ही फोन डिलीवर किया मतलब मैंने पार्ट डिलीवरी किया। क्या किया, बोलो जल्दी से, मैंने पार्ट डिलीवरी किया। मतलब मैंने पूरी डिलीवरी नहीं किया, मैंने कुछ पोर्शन ही डिलीवर किया, पार्ट डिलीवरी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, अगर मैं गुड्स, पार्ट ऑफ द गुड्स मतलब पूरे नहीं, कुछ ही गुड्स को मैं डिलीवर करूं, इन प्रोग्रेस ऑफ अ डिलीवरी ऑफ अ होल हैज अ सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ होल। मतलब क्या, इनका कहना है, समझो, मान लो आपने मेरे दुकान से 10 एसी खरीदा। अब मेरे पास है ना बेटा एक कार थी, ठीक है ना, इस कार में 6 ही एसी जा पाते थे, तो मैंने 6 एसी को डिलीवर आपको करवा दिया और मैं तुरंत 4 एसी लेके आ रहा हूं। तो ये जो 6 एसी का डिलीवरी होगा ना, ये ऐसा माना जाएगा जैसे मैंने 10 एसी की ओनरशिप आपको दे दिया। क्या माना जाएगा, बोलो, मैंने 10 एसी की ओनरशिप आपको दे दिया। ओके, लेकिन मेरे पास बेटा क्या थी, कार थी जिसके अंदर पूरे 10 एसी जा सकते थे, बट फिर भी मैं 6 ही एसी डिलीवर करता हूं आपको। तो इसका मतलब मैं चाहता था, क्या चाहता था, कि मैं पार्ट डिलीवरी की ओनरशिप अलग दूं और दूसरे पार्ट की ओनरशिप अलग दूं। मतलब उस केस के अंदर 6 एसी की ओनरशिप आपको तुरंत मिलेंगी और 4 एसी की ओनरशिप तब मिलेंगी जब मैं गुड्स को आपको बेचूंगा। ठीक है, देखो, बट डिलीवरी ऑफ पार्ट गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग देम फ्रॉम द होल, मतलब जब मैं गुड्स को पार्ट डिलीवरी करता हूं, 10 एसी की गाड़ी होने के बावजूद भी चेक किया, मतलब जानबूझ के पार्ट डिलीवरी किया, ताकि क्या, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि वो पार्ट डिलीवरी से बाकी रिमाइंडर यानी कि बचे हुए 4 एसी की डिलीवरी मानी जाएंगी। क्या नहीं सर, बचे हुए 4 एसी की डिलीवरी नहीं मानी जाएंगी। समझे क्या आप बात को? क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? जल्दी जल्दी बोलो, क्या आप इस बात को समझ में आ गया क्या? क्विकली बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे को। डन, यस। अब देखो तीसरे पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तीसरा पोर्शन क्या कहता है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। किसके बारे में बात करेंगे? थर्ड पोर्शन क्या कहता है, बायर ने अप्लाई करना चाहिए किसके लिए, डिलीवरी के लिए। क्या कहा मैंने, बोलो, बायर ने अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी के लिए, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या, सर, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेलर डिलीवरी के लिए बाउंड नहीं होता है। बायर मुझसे जब गुड्स मांगेगा मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। क्या? हाँ सर, डिलीवर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। सर, कौन से जगह पर मैंने गुड्स को डिलीवर करना चाहिए, कहां पर मैंने गुड्स को डिलीवर करना चाहिए? तो देखो सर, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दुकान पे बिस्किट का पैकेट खरीदने गया हूं, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब गुड्स की डिलीवरी कहां पे दी जाएंगी, उस दुकान पर ही दी जाएंगी बेटा। या एंड गुड्स आर एग्रीड टू बी सोल्ड टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस। या कभी कभार मैं जैसे फॉर एग्जांपल एसी खरीदने गया, तो मैं उन्हें पहले ही बोल के आता हूं कि इसकी डिलीवरी मुझे मेरे घर पे लगेंगी। समझ रहे क्या बात को? तो इसे क्या बोला जाता है कि आपने जब पहले से एग्री करके रखा है, एग्री करके रखा है, तो उस जगह पर गुड्स की डिलीवरी होंगी। या सर मान लो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, या अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में कहां पे डिलीवर होगा, तो जहां पर वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है वहां पर डिलीवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीपीयू खरीदने की बात किया, मैंने सीपीयू के स्पेसिफिकेशंस बताया,
और सीपीयू तो शाम तक बनने वाला है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल था, फ्यूचर गुड्स था, शाम तक बनने वाला है। तो वो सिचुएशन में सीपीयू कहां पे डिलीवर होगा? उस दुकान में डिलीवर होगा बेटा, जहां पे वो मैन्युफैक्चर या बनाया जा रहा है। सर लेकिन अगर मैं पहले से ही एग्री कर जाता कि सीपीयू मुझे घर पे लाके देना होगा, तो कुछ नहीं, दुकानदार घर पे लाके डिलीवर करेगा। सर अगर हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता तो दुकान पर ही प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाता है क्या? हाँ सर, दुकान पर ही प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाता है। क्या कहा मैंने? बोलो, दुकान पर ही प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाता है। डन है क्या? क्या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है क्या? फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है क्या? क्विकली बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बोलेंगे यस गॉट इट। अब देखो अगला, अब बात करेंगे टाइम फॉर डिलीवरी। टाइम फॉर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि कौन से समय आपने गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। तो अगर आपने टाइम फिक्स करके रखा है तो वही समय आप गुड्स को डिलीवर कर दो, और अगर आपने टाइम फिक्स नहीं करके रखा है तो जो भी नॉर्मल समय होता है उसके अंदर आप गुड्स को डिलीवर कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल के रखा मुझे सैटरडे में शाम में 5 बजे तक गुड्स चाहिए, तो सैटरडे को शाम में 5 बजे तक करो। नहीं तो जो भी नॉर्मल समय होता है, 2 दिन लगते हैं, 1 दिन लगते हैं डिलीवर करने के लिए, उस प्रकार से आप गुड्स की डिलीवरी कर दो। ठीक है सर, अगला बड़ा सिंपल सिंपल है। अब देखो, गुड्स इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब सवाल क्या बनता है कि सर अगर गुड्स है किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन के अंदर, क्या कहा मैंने? बोलो, थर्ड पार्टी के पोजीशन के अंदर, तो याद करो बेटा, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट वाला पॉइंट, यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला पॉइंट। मैंने फार्मर और आलू कांदा के बारे में, आलू प्याज के बारे में बात किया था। मैंने फार्मर से अगर आलू प्याज खरीदा हूं, वो आलू प्याज अभी भी उसी गोडाउन में पड़ा है जिस गोडाउन में फार्मर ने माल रखा था। समझ रहे आप बात को? जिस गोडाउन में फार्मर ने माल रखा था। तो ऐसे इसमें मैं डिलीवरी कब मानूंगा? जब तक तो गोडाउन कीपर ये नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता गोडाउन कीपर, कि मैं अब आईजी सर आपके बिहाफ में आलू प्याज को होल्ड करके रखता हूं, तब तक क्या मैं डिलीवरी मानूंगा? क्या नहीं सर, तब तक मैं डिलीवरी नहीं मानूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, तब तक मैं डिलीवरी नहीं मानूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, तब तक मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं मानूंगा। कब तक? जब तक वो थर्ड पर्सन मुझे एक्नॉलेज नहीं कर देता इस फैक्ट के बारे में कि वो थर्ड पर्सन मेरे बिहाफ में गुड्स को होल्ड करके रखा है, यानी कि गुड्स को अपने पास रखा है, तब तक मैं वैलिड डिलीवरी मानता हूं। क्या? नहीं सर, नहीं मानता। क्या आप इस बात को समझ गए? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को बढ़िया से सारे के सारे लोग समझ गए क्या? फटाफट बोलेंगे बेटा, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? किसी को कोई भी पॉइंट अब भी? क्या अब भी बताओ मेरे को? नहीं? देखो, क्या मैं आओ आपको रीड कराओ, देखो, where goods at the time of contract of sale is with the possession of third person, मतलब किसी थर्ड पार्टी के पास है। There is no delivery unless and until such third person acknowledges buyer कि he holds goods on his behalf। मतलब क्या? जब तक थर्ड पर्सन ये नहीं बता देता कि मैं तुम्हारे बिहाफ में होल्ड करके रखता हूं गुड्स को, तब तक मैं इसको वैलिड डिलीवरी मानूंगा? क्या? नहीं मानूंगा। अब देखो, provided that nothing in this section shall affect operation of the issue या ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब क्या सर, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना है या मुझे फर्दर गुड्स को बेचना है, उस पे कोई आंच नहीं आ रही है, बस डिलीवरी को लेके यहाँ पे बातचीत की जा रही थी। क्या? यस सर, डिलीवरी को लेके बातचीत की जा रही है। समझे क्या? एकदम इजी इजी पॉइंटर्स है। अब देखो, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। टेंडर का मतलब होता है ऑफर, कि कौन से समय सेलर ने ऑफर करना चाहिए गुड्स के डिलीवरी को। तो सीधी सी बात है, रीजनेबल आवर के अंदर आप रात में 1 बजे बोल रहे हो नहीं नहीं एसी की डिलीवरी ले लो, बेटा मतलब बहुत ही हो गया यार, ये ऐसा नहीं चलता है ना। रात में इतने ठंडी में आप रात में बेटा गुड्स की डिलीवरी करने आओ, ये कोई बात हो गई क्या? नहीं सर, नहीं हो गई। हाँ, लेकिन न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर सुबह 5 बजे आप डिलीवर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो रीजनेबल आवर है बेटा। मतलब न्यूज़पेपर के लिए सुबह 5 बजे भी रीजनेबल आ रहा हूँ, बट एसी के लिए सुबह 5 बजे रीजनेबल आ रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं होगा। समझे क्या? क्या सारे लोग इस बात को समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? चले आगे। अब देखो, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। मुझे बताइए, गुड्स को भिजवाने के खर्चे किसके होते हैं? सेलर के होते हैं। समझना बात को, मतलब सेलर की जिम्मेवारी होती है गुड्स को भिजवाने की। तो अगली बार आप एसी टीवी कुछ भी खरीदो, तो आपने दुकानदार को बोलना है मैं टीवी तभी खरीदूंगा जब आप मेरे घर तक पहुंचा के दोगे। मैं आपको बताऊं क्या, 99% ऑफ सेलर एग्री कर जाएंगे फ्री में डिलीवरी देने के लिए।
ऐसा क्योंकि सेलर की ही जिम्मेवारी होती है। जानबूझ के बायर से 200 400 300 रुपए लिए जाते हैं बेटा, क्योंकि बायर 200 300 के लिए राजी हो रहा है, वो खुशी खुशी दे रहा है, अपन पेल दो उसको। समझ रहे क्या बात को? पर 90% ऑफ सेलर चोट्टेपना करते हैं। पर एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं क्या, एक्चुअल में तो ऐसा होता है कि सेलर की ही जिम्मेवारी होती है गुड्स को डिलीवर करने की। रवि कह रहा है कि सर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसा नहीं, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है बेटा। वो जो टॉपिक बात किया ना, ये टॉपिक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में ही बात किया इन्होंने, बराबर ना? यस, आ जाओ अगला देखो। अब इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, मुझे बताइए क्या बायर यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में गुड्स को एक्सेप्ट करना है, करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। क्या बोल रखा है देखो, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरीज इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, मैं इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके। डिलीवरी टू दी कैरियर, अब ये डिलीवरी टू दी कैरियर का मतलब क्या होता है कि सर अगर मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स की डिलीवरी दे दिया तो प्राइमा फेसे प्राइमरी यही माना जाएगा कि मैंने बायर को गुड्स दे दिया। हाँ, लेकिन अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजिशन को अपने पास रखा हो तब नहीं माना जाता कि मैंने बायर को डिलीवर किया हो। समझे क्या बात को? देखो, मैंने कैरियर मतलब कि ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया कि जा बायर के पास छोड़ के आ, तो इसका यही मतलब होता है कि मैंने डिलीवरी कर दिया बायर को, बराबर। लेकिन अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजिशन को अपने पास रखा होगा तब उस केस में डिलीवरी मानी जाती है क्या? नहीं सर, नहीं मानी जाती। ओके सर, अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट गुड्स अगर डिटोरिएट हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं? बोलो, डिटोरिएट। तो सीधी सी बात है, एक बार मैंने गुड्स को कैरियर को दे दिया तो बायर की लाइबिलिटी। तो अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिट भी गुड्स खराब होते हैं तो लाइबिलिटी किसकी? बायर की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने पहले से सेलर ने एग्री करके रखा है कि बायर को घर तक डिलीवरी देने की जिम्मेवारी मेरी, और बीच में अगर एक्सीडेंट हो गया, जिम्मेवारी किसकी होंगी? सेलर की। तो देखो, बाय डिफॉल्ट लाइबिलिटी कौन उठाएगा? बायर उठाएगा। पर अगर सेलर अलग से एग्री करता है कि मैं लाइबिलिटी उठाऊंगा बायर को घर तक डिलीवर करने की, तो उस केस के अंदर फिर सेलर जिम्मेवार। ठीक है, देखो, फिर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, लाइबिलिटी फॉर डिटोरिएशन ये किसके? विल फॉल ऑन द बायर, ये बायर के ऊपर ही आती है। ऑल दो सेलर हो सकता है, लेकिन सेलर क्या करे? एग्री कर सकता है डिलीवर एट अ ओन रिस्क, मतलब खुद के रिस्क पर देने के लिए क्या वो एग्री कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है? गुड्स का खराब हो जाना। जैसे मैंने एप्पल भिजवाया, एप्पल सड़ गए बेटा। मान लो मैंने चावल भिजवाया, चावल खराब हो गए, समझ रहे? उसको बोला जाता है डिटोरिएशन। क्या बोला जाता है? बोलो, डिटोरिएशन कहा जाता है। तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट यानी कि बायर ने दिया कैरियर को, कैरियर पहुंचाएगा बायर को, तो इसके दरमियान, ये ट्रांजिट के दरमियान अगर गुड्स खराब होते हैं तो जिम्मेवारी वैसे बायर की, लेकिन कुछ केस के अंदर सेलर की भी होती है क्या? हाँ सर, होती है। ठीक है, चलिए सर अगला देखो क्या नेक्स्ट। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, मुझे बताइए जब गुड्स माल पहुंचता है बेटा बायर के घर पर, तो बायर के पास क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए गुड्स को देखने की, कि जो मैंने बुलाया हूं वही गुड्स आए हैं या भलता ही कुछ आ गया? सीधी सी बात है सर, बायर के पास ऑप्शन होना चाहिए गुड्स को देखने का। 13 नंबर का पॉइंट उसी के बारे में बात करता है। अब मैं 9 नंबर के पॉइंट के ऊपर आता हूं। 9 नंबर के पॉइंट को डबल स्टार मार्क कर देना बेटा। ठीक है, देखो क्या 9 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इसके बारे में कहता है, बताइए मुझे जल्दी से। डिलीवरी बाय ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवरी ऑफ बाय रॉन्ग क्वांटिटी के बारे में बात करता है। ठीक है ना? यस, चलो, क्या हम लोग चालू करें क्या? यस, अब ध्यान दो, देखो क्या सर, सुनो सर, जो सेलर है ये बायर को क्या बेचता है? ये बायर को गुड्स बेचता है। और कितना गुड्स बेचा है? 10 किलो राइस बेचा है। क्या बेचा है? बोलो, 10 किलो राइस। अब देखो, जब सेलर ने बायर को गुड्स भिजवाया तो 10 किलो राइस के बदले में 7 किलो राइस भिजवा दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जो बायर है ना बेटा, वो क्या कर सकता है? एक तो 100%, अब देखो ये सिचुएशन में बायर 100% गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है।
या इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर एक्सेप्ट किया तो 7 kg के हिसाब से क्या पे करेगा बेटा, प्राइस पे करेगा। मतलब ये बायर के पास ऑप्शन है कि 7 किलो को एक्सेप्ट करना है या 7 किलो को रिजेक्ट कर देना है। अगर बायर चाहे तो 100% अमाउंट को कैंसल आउट, रिजेक्ट कर सकता है, पर वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता है। 7 kg को एक्सेप्ट करेंगे और 7 kg का ही प्राइस पे करेंगे। मान लो 100 रुपए प्रति किलो बेटा, एग्जाम्पल के लिए, इस कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए 100 रुपए प्रति किलो चावल कर रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया वो, बट ठीक है। तो 700 रुपए देने पड़ेंगे क्या? हाँ सर, 700 रुपए देने पड़ेंगे, किसको? बायर को। बराबर है क्या? गॉट इट? यस। अब देखो अगला, ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक है ना। देन पे फॉर दी होल। अब देखो, लेकिन अगर डिलीवर गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स से ज्यादा आते हैं, मतलब क्या? जैसे यहां पे बातचीत की जा रही है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 20 किलो गुड्स भिजवा दिए बेटा बायर को, कितने भिजवा दिए? 20 किलो। बायर क्या कर सकता है? बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द रेस्ट, या ही में रिजेक्ट द होल। मतलब क्या बोला गया? देखो 20 kg आ गए तो मैं 10 kg को एक्सेप्ट करूंगा और 10 kg को रिजेक्ट करूंगा, या मैं पूरे 20 kg को क्या करूंगा? रिजेक्ट करूंगा। क्या करूंगा बोलो? रिजेक्ट करूंगा। मतलब मैं 20 kg को एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? आओ उसके बारे में भी देखेंगे। देखो, इफ बायर एक्सेप्ट्स होल द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे देम एट अ कॉन्ट्रैक्टेड रेट। मतलब क्या? अब बायर चाहे तो पूरे के पूरे 20 kg को भी एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ, बस ध्यान रखना, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब यहाँ पे 100 रुपए प्रति किलो, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? पेमेंट करना पड़ेगा। समझे क्या बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? फटाफट बताइए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, गॉट इट। तो ये था डिलीवरी इन रॉन्ग क्वांटिटी। अब देखो, डिलीवरी इन रॉन्ग क्वांटिटी में ऐसा हुआ कि अगर कम गुड्स आए तो हम लोग 100% रिजेक्ट करके, ऐसा एक तो वो कर सकते हैं, या जो आए उसको एक्सेप्ट कर दे कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस से। सर ज्यादा आ गए तो जितना एक्सेप्ट करना था उतना एक्सेप्ट करके बचा हुआ रिजेक्ट करे, पूरा रिजेक्ट करे या पूरा एक्सेप्ट करे, सब केस में मुझे 100 रुपए का ही प्राइस देना पड़ेगा क्या? यस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर बेटा राइस प्लस वीट अगर मिक्स होके आ गए, क्या कहा मैंने बोलो? अगर राइट प्लस वीट मिक्स होके बायर के पास आ गए, तो बायर के पास क्या होता है? बायर के पास ऑप्शन होता है। क्या होता है बोलो? बायर के पास ऑप्शन होता है बेटा। किस बात का ऑप्शन होता है? बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक तो एक काम करे, राइस को एक्सेप्ट करे, वीट को रिजेक्ट कर दे, या दूसरा 100% इसको रिजेक्ट कर दे। क्या कहा मैंने बोलो? 100% इसको रिजेक्ट कर दे। मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं होता वीट को एक्सेप्ट करने का, वो किसी भी केस में ऑप्शन नहीं होने वाला है। एक तो राइस को छान के अलग कर लो और वीट को रिजेक्ट कर दो, या 100% गुड्स को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। ये वाला ऑप्शन भी होता है क्या? यस सर, होता है। समझे क्या बात को? प्लीज एक बार रीड करो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट रीड करो और इस तरीके से मार्क करके रखो जैसे मैंने मार्क करके रखा है। 1, 2 और 3 ऐसा रहेगा। जल्दी जल्दी। गॉट इट? सर इसमें बायर कंपनसेशन ले सकता है सेलर से वीट और राइस का। देखो आप समझ नहीं रहे बात को। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे बायर कौन से केस में? बेटा वो राइस का पैसा ले सकता है, ऑब्वियस सी बात है। वीट का लेगा क्या? नहीं सर, नहीं लेगा। समझे क्या आप बात को? है ना? यस। कंपनसेशन किसको अलग कराने का? राइस और वीट को अलग कराने का पैसा ले सकता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है, 100% ले सकता है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ ध्यान देना। नेक्स्ट,
अब बात करेंगे रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब देखो, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन बायर, एक्सेप्टेंस कब माना जाता है? जब बायर जो है बेटा वो सेलर को बता देता है कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया हो, या वो कुछ ऐसा काम करता है जो इनकंसिस्टेंट है ओनरशिप के साथ। याद है बेटा, रेड कलर का या ब्लू कलर का टी शर्ट जो है वो बर्थडे पार्टी में पहन के चले गया था, तो इसे इनकंसिस्टेंट विथ ओनरशिप माना जाता है। या अगर वो गुड्स को अपने पास रखता है एट दी लैप्स ऑफ टाइम, मतलब एक हफ्ते का समय दिया था एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, और एक हफ्ते के अंदर सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बताता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया बोलो? गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब वो बता देता है, दूसरा वो कुछ ऐसा काम करता है जो इनकंसिस्टेंट है, और तीसरा जब वो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखता है 7 डेज से ज्यादा, नॉर्मल टाइम जितना मैंने उसको दिया था उससे ज्यादा, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं सर? उसे अपन लोग कहते हैं कि गुड्स की डिलीवरी हो गई क्या? हाँ सर, गुड्स का एक्सेप्टेंस हो चुका है। ठीक है, अगला सर, बाय मुझे एक बात बताओ, अगर सेलर ने गुड्स भिजवा दिए खराब वाले और बायर ने उस गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्या बायर की जिम्मेवारी है कि उस गुड्स को वापस पहुंचा के आने की सेलर की? तो लॉ कहता है नहीं, बायर का कोई काम नहीं है। बायर का काम है सिर्फ सामने वाले को बताना, सिर्फ इंटीमेट करना कि मैं गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं। अब सेलर आएगा अपनी गड्डी लेके, और अपनी गड्डी में वो लेके जाने वाला है क्या? हाँ सर, सेलर अपने गड्डी में लेके जाएगा गुड्स को, ऐसा यहाँ पे बोला है। बराबर, ओके। अगला, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग या रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मुझे एक बात बताओ, बायर, क्या बायर लायबल रहेगा क्या सेलर को? अगर वो मान लो सेलर तो आया था डिलीवर करने के लिए, पर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया और गुड्स का ध्यान नहीं रखा, और उसके कारण अगर नुकसान हो गया गुड्स को, उसके कारण क्या हो गया? उसके कारण नुकसान हो गया गुड्स को, तो मुझे बताइए लॉस को बेयर कौन करेगा? लॉस को बायर बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि गलती किसकी थी? बायर की गलती थी। और जब गलती बायर की थी तो नुकसान को भी कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा बोलो जल्दी से? नुकसान को भी बायर बेयर करेगा। क्या आप इसको समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या सारे के सारे लोग जल्दी से बताएंगे? क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? फटाफट बोल दो बेटा एक बार जल्दी से, क्या आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है क्या? यस। चलिए, यहाँ पे अपना क्या समाप्त होता है? यहाँ पे अपना आज यूनिट नंबर 3 होता है समाप्त। क्या समाप्त होता है बोलो? यहाँ पे आज अपना यूनिट नंबर 3 होता है बेटा समाप्त। ठीक है, ओके। अब अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कल चालू करेंगे यूनिट नंबर 8 से, और कोशिश करेंगे कि कल ही हमारा यूनिट नंबर 8 हो जाए, और संडे के दिन फिर मैं जितने भी सोगा के क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा, और जो हमारे पुराने वाले जो क्वेश्चन बैंक्स में ऑलरेडी है और जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है मैं लाइव करा दूंगा, और उसको साथ आपको बचे हुए क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। क्या? यस सर, ठीक है ना? तो संडे के दिन मैं आपको पूरी पूरी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ले लूंगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, कल अपन लोग यूनिट 1, 2, 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा वाले, एंड देन फिर कल शाम के क्लास में अपन लोग क्या करेंगे? नए क्वेश्चन मतलब यूनिट 4 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और संडे की सुबह फिर कंप्लीट कर देंगे किसको? यूनिट 4 को। ठीक है, देखेंगे जैसा भी होता है उस प्रकार से अपन लोग चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद अपना आखिरी एक्ट रह जाता है, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वैसे मैंने आपको रेगुलर लेक्चर की लिंक दे रखा हो, तो कोई अगर उसे देख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप नेगोशिएबल लेक्चर को मत देखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। होप सो आप सभी लोगों को एकदम मजा आ गया हो बेटा ये सेशन के अंदर, और पूरी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई हो। दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए जितने भी सेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है, Q&A सेशन है, मैंने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर अपडेट कर दिया, आप जरूर से चेक कर लेना। bit.ly/IG सर लाइव स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, आप ultimateca.com के ऊपर जाके हमसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा CA इंटरमीडिएट के जर्नी के अंदर बेटा। बस भगवान से यही प्रार्थना है
कि आप लोग शिद्दत से पढ़े, अच्छे से पढ़े और इस एक बार में क्या कर जाए, सीए फाउंडेशन को क्लियर कर जाए अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर, राइट। तो मिलेंगे बेटा सीए इंटरमीडिएट के लॉ जर्नी में, सीए इंटर के ऑडिट जर्नी में मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट्स में आपको सीए इंटर में पढ़ाता हूं, तो मिलेंगे हम लोग सीए इंटर के जर्नी में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए और बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जिसके सेशंस में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर लेता हूं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।